टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका पहला पार्ट मैंने बना दिया है, ये सेकेंड पार्ट है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। अभी एक पार्ट और आएगा एस के अरोरा से, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बोला गया है कि मेन बात जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ है। तो जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को होता है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, देखो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिल्टन्स फादर, मिल्टन के पिता का नाम क्या होता है। तो मिल्टन के पिता का भी नाम जॉन मिल्टन होता है। तो जूनियर जॉन मिल्टन और सीनियर जॉन मिल्टन ऐसे करके याद कर लोगे। सीनियर जॉन मिल्टन उनके पिता का नाम हो जाएगा और जूनियर जॉन मिल्टन जो है वो कौन हो जाएंगे, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिल्टन्स मदर, मिल्टन की माता जी का नाम सारा जेफरी था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जॉन मिल्टन बिलोंग टू, जॉन मिल्टन कौन सी एज से बिलोंग करते थे। तो ये प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन वाज पॉपुलरली नोन फॉर, मिल्टन किस लिए जाने जाते हैं। तो मिल्टन अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लास्ट एज, पैराडाइज लास्ट में मिल्टन ने जिस स्टाइल जिस शैली का उपयोग किया है वो कौन सी शैली है। वो ग्रैंड स्टाइल है हमारा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट है वो कौन से स्टाइल में लिखा गया, तो तुरंत कह देना ग्रैंड स्टाइल में इसको लिखा गया है। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है कि रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स, यानी कि जो इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड कब शुरू हुआ था। तो 1660 में। 1660 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो आप डी ऑप्शन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच सेंचुरी मिल्टन बिलोंग, बोला गया है कि जॉन मिल्टन कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, कौन सी सेंचुरी से संबंधित थे। तो ये 17 सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है व्हेन डिड द एज ऑफ मिल्टन स्टार्ट एंड एंड, बोला गया है मिल्टन युग कब से कब तक माना जाता है। तो मिल्टन युग 1625 से लेकर के 1660 तक माना जाता है। इसीलिए जॉन मिल्टन जो है 17 सेंचुरी के हैं, ठीक है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज जॉन मिल्टन व्हेन ही कंपोज द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, वो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखते समय जॉन मिल्टन की उम्र कितनी होती है, यानी कि कितने वर्ष की उम्र में जॉन मिल्टन ने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा। तो मात्र 21 साल की उम्र में उस समय इनकी उम्र कितनी थी, 21 ईयर थी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, वेन वाज द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कंपोज्ड, बोला गया ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो ओड है वो भेन है ना, तो कब लिखी गई। तो कब लिखी गई ये लिखी गई है, बी ऑप्शन हो जाएगा 1629 में लिखी गई, है ना। 1629 में 21 साल की उम्र में, ध्यान बनाए रखें। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए। 12 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है ऑन शेक्सपियर इज अ 16 लाइन सिंगल स्टेंजा पोइम, ऑन शेक्सपियर जो है 16 लाइनों के एक ही स्टेंजा की पोइम है, पेंट बाय जॉन मिल्टन, और ये जॉन मिल्टन की कलम से लिखी गई है। व्हेन डिड जॉन मिल्टन राइट इट, जॉन मिल्टन ने इसको कब लिखा है। तो 1630 में इसको लिखा है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर का, ऑन शेक्सपियर बाय जॉन मिल्टन आल्सो नोन एज, ऑन शेक्सपियर को और किस नाम से जाना जाता है। तो सॉन्ग ऑन शेक्सपियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन था ना वो 2021 में बड़ा डिस्प्यूटिव क्वेश्चन था, ठीक है। तो आयोग ने इसको 1630 ही माना, तो आप भी 1630 ही मान करके चलोगे, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि when did a revised version of On Shakespeare came which was anonymously included in the second folio edition of William Shakespeare's plays, ऑन शेक्सपियर का संशोधित संस्करण कब आया था सेकेंड फोलियो में। तो सेकेंड फोलियो विलियम शेक्सपियर का कब आया था, 1632 में, उसी में इसको इंक्लूड किया गया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन रोड द पोइम ऑन शेक्सपियर इन 1630 टू प्रेज विलियम शेक्सपियर एंड हिज लिटरेरी वर्क, मिल्टन रोड दिस पोइम, बोला गया है कि जॉन मिल्टन ने ये जो ऑन शेक्सपियर पोइम 1630 में लिखी है वो विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा करने के लिए लिखी है, और उनके वर्क को जो विलियम शेक्सपियर और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जो लिटरेरी वर्क थे उनकी प्रशंसा करने के लिए जॉन मिल्टन ने इस वर्क को लिखा।
अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि मिल्टन रोड दिस पोइम इन, मिल्टन ने ये जो पोइम लिखी है वो कौन से मीटर में लिखी है, तो आइम्बिक पेंटामीटर में इस पोइम को लिखा गया है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर पे, देखो क्या बोला गया है। बोला गया है व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन दीज लाइंस इन। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट नीड माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन, ये जो पंक्ति है वो किसमें है, तो ऑन शेक्सपियर की ये पंक्ति है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये जो कुछ लाइनें हैं जिनको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद बना ही रखना है कि व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन, ये लाइन किसकी है, तो ऑन शेक्सपियर में की है। अगला क्वेश्चन है, अब इसके हिंदी मीनिंग को भी थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर अपनी महानता के लिए किसी भव्य स्मारक यानी कि टॉम्ब हो या कोई मोनूमेंट हो, उस चीज की किसी भी तरीके से आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसके गहरे अर्थ की बात करें तो व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन, इसका मतलब यह है कि शेक्सपियर की महानता इतनी ऊंची है कि उनके लिए पत्थरों से बने स्मारक की जरूरत नहीं है। उनके साहित्य, जो उन्होंने पोइट्री लिखी, जो उन्होंने प्लेज लिखे, वही उनका जो है वो अमर स्मारक है, इमोर्टल मोनूमेंट है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि शेक्सपियर की महानता उनके कार्यों में जीवित है। भौतिक स्मारक बना दिया आपने उनकी, कोई मान लीजिए टॉम, ये इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। साहित्य ही, जो उन्होंने साहित्य लिख करके गए हैं वो साहित्य ही उनको क्या कर देता है, अमर कर देता है। यहाँ पर जो ऑनर्ड बोन है और मोनोमेंट की बात है तो याद बनाए रखिएगा, ऑन शेक्सपियर की कहानी चल रही है। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट नीड माय शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बोन द लेबर ऑफ एन एज इज पाइल्ड स्टोन्स। बहुत अच्छी लाइनें हैं। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको भी मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं नहीं तो आपको दिक्कत होगा। इन द पोएम ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन रोड डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम हु इज एड्रेस्ड हियर, ये लाइनें खूब पूछी जाती हैं। ठीक है, और भर भर के पूछी जाती हैं, ध्यान बनाए रखना। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम, ये किसको संबोधित किया गया है, जॉन विलियम शेक्सपियर के लिए ही संबोधित किया गया है, और किसने, जॉन मिल्टन ने कहा है। और ये लाइनें खूब पूछी जाती हैं। ठीक है, ऑन शेक्सपियर की ये लाइनें हैं, अब याद कर लेना। अब देखो डियर सन ऑफ मेमोरी, हे मेमोरी के प्रिय पुत्र, यहाँ मेमोरी का अर्थ है कला और साहित्य की देवी, यानी कि म्यूजिक से जुड़ी स्मरण शक्ति की बात कर रहे हैं हम। जो जॉन मिल्टन है वो शेक्सपियर को मेमोरी का पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी रचनाएं लोगों की स्मृति में हमेशा जीवित रहेंगी, उनका साहित्य हमेशा अमर है। और ग्रेट आयर ऑफ फेम का मतलब है महान यश, यानी कि फेम के उत्तराधिकारी हैं। आयर ऑफ फेम जो प्रसिद्धि के वारिस हैं। मिल्टन कहना ये चाहते हैं कि शेक्सपियर के, जो विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने महान ख्याति प्राप्त की है, बहुत प्रसिद्ध हुए, वे साहित्यिक महानता के उत्तराधिकारी हैं। अर्थात हम पूरी पंक्ति को एक लाइन में कहें तो ये कहना चाह रहे हैं जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर के बारे में संबोधित करते हुए कि हे महान कवि, तुम स्मृति के प्रिय पुत्र और महान यश के अधिकारी हो। समझ गए, ये भी ऑन शेक्सपियर की लाइनें हैं, अब नहीं भूलना भाई। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, अच्छा ये भी तुम्हें बता ही देता हूं, खूब डिटेल कर देता हूं। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट लाइन अपीयर्स इन, है ना, ये लाइन किस में अपीयर होती है, तो इस्कॉन नॉट सोनेट, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान बनाए रखना, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं यहीं पर तुम्हें डिटेल कर देता हूं। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये जो पंक्ति है इस्कॉन नॉट द सोनेट की लाइनें हैं और ये मैं पढ़ा चुका हूं डिटेल से, तो वहां पर आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे की का मतलब सोनेट है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं सोनेट एक ऐसी चाबी है जिसके माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। अगर डीप मीनिंग की बात करें तो हम इसको क्या कैसे कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट के महत्व को समझा रहे हैं कि सोनेट कितना इंपॉर्टेंट है। तब विलियम वर्ड्सवर्थ ये बात कहते हैं कि महान कवि, और महान कवियों में कौन, विलियम शेक्सपियर ने सोनेट के जरिए अपने विचार और भावनाएं प्रकट की, इसलिए सोनेट को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, हमें इससे घृणा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, कहां चला गया 19 नंबर, ये 19 नंबर भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 19 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ए यानी कि शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वेयर दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ आती है, ये लाइन जो है
वो टू द मेमोरी ऑफ बिलव्ड बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था, उसमें आती है ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो ये किसके द्वारा, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड की, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, इसके लेखक थे मिस्टर विलियम शेक्सपियर करके, बेन जॉनसन ने लिखी थी। इसका पूरा टाइटल था टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये किसके द्वारा, बेन जॉनसन का, और उसी में ये लाइन बोली गई थी, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। समझ में आ गया, यानी कि नॉट फॉर एन एज, किसी एक युग तक सीमित नहीं, फॉर ऑल टाइम, सभी युगों के लिए, यानी कि हमेशा के लिए। अगर हम अपनी बात आपको समझाएं तो ऐसे कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर सिर्फ अपने समय यानी कि एलिजाबेथन एज के लेखक नहीं थे, उनकी जो रचनाएं थी, उनके जो वर्क थे, सोनेट थे, वो हर युग में रेलिवेंट हैं। बे टाइमलेस लेखक थे, सर्वकालिक लेखक थे, हर युग में उनको याद किया जाएगा। यानी कि शेक्सपियर की महानता किसी समय तक सीमित नहीं, बल्कि हर युग में वो महान रहेंगे जब तक। ऐसा कौन कहते हैं, बेन जॉनसन। कितनी बढ़िया प्रशंसा की विलियम शेक्सपियर की, है ना। आ, तो समझ में आ गया 19 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से आपको, मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन भाई, ये रहा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 20 नंबर पे बोला गया है जॉन मिल्टन रोट कॉमर्स इन, जॉन मिल्टन ने कॉमर्स को लिखा, कब लिखा, 1634 में लिखा। व्हाट इज द जॉनर ऑफ इट, इसका जॉनर क्या है, तो ये मास्क है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन देख लो। A close friend of John Milton requested Milton to write Comus, who also acted the part of the attendant spirit. Name the friend. बोला गया है कि जॉन मिल्टन के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, क्लोज मित्र थे, उन्होंने कॉमस लिखने के लिए अनुरोध किया और अटेंडेंट स्पिरिट की भूमिका भी निभाई थी। यानी कि कॉमस में जिस घनिष्ठ मित्र ने, जिस दोस्त ने इनसे अनुरोध किया, उन्होंने अटेंडेंट स्पिरिट की भूमिका भी इसी कॉमस में निभाई थी। वह मित्र कौन था, उसका नाम बताना है, तो हेनरी लॉज। ये ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हेनरी लॉज। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द मास्क कॉमर्स। कॉमर्स का पूरा टाइटल क्या है, पूरा शीर्षक आपको बताना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल 1634। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया व्हेन डिड जॉन मिल्टन मदर सारा जेफरी डाई। जॉन मिल्टन की माता सारा जेफरी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1637 में हो गई थी। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है विच पोएम इज नॉट बाय जॉन मिल्टन, इनमें से कौन सी कविता जॉन मिल्टन की नहीं है, तो शेक्सपियर जो है वो जॉन मिल्टन की नहीं है। ऑन शेक्सपियर लिखी है 1630 में, लेसिडस भी है, दी पैशन भी है, सभी हैं। ठीक है, अगला 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, लेसिडस बाय जॉन मिल्टन इज आ, ये क्या है, लेसिडस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पास्टोरल इलेजी है, एक शोक गीत है। अगला शोकगीत और ओड, ए एंड बी बोथ, वैसे शोक गीत ही है, ओड नहीं है। मैंने तो ओड नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा हो तो हमें भी बताना। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हु इज लेसिडस इन द पोएम लेसिडस। बोला गया लेसिडस कविता में लेसिडस कौन होता है, तो लेसिडस किसके लिए बोला गया, एडवर्ड किंग के लिए बोला गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 27 नंबर पे बोला गया हाउ डिड जॉन मिल्टन फ्रेंड एडवर्ड किंग डाई। यानी कि जॉन मिल्टन के मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु कैसे हुई, तो एक जहाज दुर्घटना में होती है, इन अ शिपरेक, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 27 के बाद 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है इन द वैकेशन ऑफ 1637 Edward King Milton's Cambridge friend was going to Ireland by ship. The ship sank and the king went down with it. How old was he at the time of his death? जब 1637 में जहाज दुर्घटना के समय एडवर्ड किंग की आयु कितनी थी, आपको ये बताना है। लेकिन थोड़ा और डिटेल मैं कर देता हूं। यहाँ पर बोला गया है वेकेशन यानी कि छुट्टियां चल रही थी 1637 में, तब एडवर्ड किंग जो कि मिल्टन के कैम्ब्रिज के दोस्त थे, और ये आयरलैंड जा रहे थे शिप से, और उसी समय ये शिप जो है वो डूब जाता है। इसके बाद में जो एडवर्ड किंग हैं वो उसी शिप के साथ में डूब जाते हैं उसके अंदर। हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। क्वेश्चन ये पूछा गया है जब 1637 में जहाज दुर्घटना
हुई थी उस समय एडवर्ड किंग की आयु कितनी थी? तो कितनी आयु थी? 25 साल की उम्र में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 25 ईयर ओल्ड। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 29 नंबर पे बोला गया है लैसिडस इज अ पास्टोरल एलिजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि लैसिडस क्या है, तो ये एक पास्टोरल एलिजी है। रिटिन इरेगुलर राइमिंग स्कीम, और इसमें जो राइमिंग स्कीम यूज हुआ है वो कैसी है? इरेगुलर है। द पोएम कंटेन्स, इस पोएम में टोटल कितनी लाइनें हैं? आपको लाइनें बताना है, तो 193 लाइनें हैं, 193, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 30 नंबर पे बोला गया है बिफोर राइटिंग लैसिडस, लैसिडस को लिखने से पहले मिल्टन हैड रिटन एन इलेजी once before called on the death of a fair infant dying of the co whose loss does Milton mourn in it। बोला गया ऑन द डेथ ऑफ द फेयर इन्फेंट कविता में मिल्टन किसके शोक पर लिखते हैं, किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखते हैं? तो इनकी भतीजी भतीजी थी एन, उनकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखते हैं। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, हिज नीस एन। अगला 31 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग हिज इयर्स एट सेंट पॉल्स मिल्टन befriended चार्ल्स ड्यूडिटी who became his closest companion in boyhood and to whom he wrote Elegia Prima यानी कि Elegy First and Elegia Sexta Elegy Six। They maintained their friendship even though Dudity attended Oxford while Milton was at Cambridge। इन विच ईयर डिड चार्ल्स ड्यूडिटी डाई? क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन से साल चार्ल्स ड्यूडिटी की मृत्यु हुई? चार्ल्स ड्यूडिटी जो उनके दोस्त थे, उनकी मृत्यु कब होती है? तो 1638 में होती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कई सारे आंसर छुपे हुए हैं, तो इसलिए इसको जरा समझ भी लो। ठीक है, समझना क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेंट पॉल्स, क्योंकि सेंट पॉल में जॉन मिल्टन भी पढ़ते थे, तो उन्हीं के साथ में चार्ल्स ड्यूडिटी भी पढ़ते थे। ये दोनों जो है बचपन के दोस्त बन गए और बहुत अच्छे साथी बन गए बचपन में ही। इसके बाद में क्या हुआ कि एंड टू होम, इसके बाद जॉन मिल्टन ने चार्ल्स ड्यूडिटी के लिए ये कुछ वर्क लिखे, इलेजिया प्राइमा, इलेजी फर्स्ट और इलेजिया सेक्स्टा, इलेजी सिक्स। दे मेंटेन्ड, और इनकी ये दोस्ती जो है वो चार्ल्स ड्यूडिटी से हमेशा बनी रही, कभी भी खत्म नहीं हुई। जबकि चार्ल्स ड्यूडिटी जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और मिल्टन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती खत्म नहीं हुई। फिर अगले क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया, इन विच ईयर डिड चार्ल्स ड्यूडिटी डाई? ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा 1638। अब 32 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बेन बाज चार्ल्स फर्स्ट बिहेडेड, बोला गया है कि चार्ल्स फर्स्ट को फांसी कब दी गई थी? तो 1649 में दी गई थी, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 33 नंबर का क्वेश्चन है मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, मिल्टन किस आयु में अंधे हो गए थे? तो 44 वर्ष की आयु में ये बिल्कुल भी अंधे हो गए थे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। 1652 में 44 वर्ष की आयु में ये बिल्कुल अंधे हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेन डिड ओलिवर क्रॉमवेल डाई? ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई, डी ऑप्शन हो जाएगा। और जब ओलिवर क्रॉमवेल मर गया तो इसके बाद कौन बैठा इंग्लैंड की राजगद्दी पे? चार्ल्स सेकेंड, और तभी इनको 2 महीने की जेल हो गई मिल्टन को। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। The age of Milton had three kind of poets। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल्टन युग में कवियों के कितने प्रकार थे? तो कितने प्रकार थे? मेटाफिजिकल, कवालियर और प्यूरिटन, ये 3 तरीके की कवि होती थी, मेटाफिजिकल, कवालियर और प्यूरिटन। ठीक है, अगला 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक इपिक पोइम है, एक इपिक पोइम है। 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा इसको लिखा गया है, विच वाज रिटन इन 2 एडिशन, और इसके 2 एडिशन है, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड। व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कम? यानी कि पैराडाइज लॉस्ट का पहला एडिशन कब आया था? तो पहला एडिशन कब आया था? 1667 में, 1667 में। अगला
नेक्स्ट हम बात करते हैं द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट के जो पहला एडिशन आया था उसमें टोटल कितनी पुस्तकें थी, तो 10 बुक्स थी। लेकिन जो सेकेंड एडिशन इसका आया था, ठीक है, तो उसमें कितनी 12 पुस्तकें थी, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, तो कुल 2 एडिशन आए थे, पैराडाइज लॉस्ट के 2 एडिशन आए थे। कब आए थे, कब कब आए थे, 67 में, और दूसरा एडिशन कब आया था, 1674 में। और इसके बाद इसका एक सिक्वल भी लिखा गया था, पैराडाइज रीगेन, जो कि कब आया था, 1671 में। सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लास्ट कंटेन्स 12 बुक्स, यानी कि जो दूसरा एडिशन आया था पैराडाइज लास्ट का उसमें कितनी 12 पुस्तकें थी। और वेन डिड दिस एडिशन केम, और ये एडिशन कब आया था, 1674 में। तो कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। पैराडाइज लास्ट वाज रिटन इन, पैराडाइज लास्ट किसमें लिखी गई है, तो ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है शॉर्टेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लास्ट एज, पैराडाइज लास्ट की सबसे छोटी पुस्तक कौन सी है, बुक नंबर 7 है, और इसमें मात्र कितनी 640 लाइनें हैं। एंड द लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है, बुक नंबर 9 है, और इसमें 1189 यानी कि 1189 लाइनें हैं। मिल्टन रोड दिस एपिक पोइम, मिल्टन ने ये एपिक पोइम कब लिखी, तो एट द लास्ट फेज, यानी कि लगभग अपने बुढ़ापे पे जाकर के इनके जीवन का लास्ट फेज चला था, तब उन्होंने पैराडाइज लास्ट को लिखा था। ठीक है, मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट कब लिखा, तो अपने जीवन के अंतिम चरण में। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। 41 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज कंसीडर्ड हिज मास्टरपीस और मैग्नम ओपस वर्क, जॉन मिल्टन की कौन सी कृति, कौन सा वर्क उनकी सर्वोत्तम यानी कि मैग्नम ओपस मानी जाती है, तो पैराडाइज लास्ट को ही माना जाता है। कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ सैटर्न, बोला गया है सैटर्न जो शैतान था उसके पहले का नाम क्या था, तो पहले का नाम उसका लूसीफर था, ए ऑप्शन हो जाएगा लूसीफर। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन है, Who said the line in Paradise Lost, better to reign in hell than serve in heaven? तो ये पंक्ति किसने कही, ये पंक्ति लूसीफर के द्वारा बोली गई है, सैटर्न के द्वारा बोली गई है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। स्वर्ग में नौकर की तरह रहने से अच्छा है, स्वर्ग की सेवा करने से अच्छा है नर्क में राजा की तरह रहूं। ठीक है, ये कौन कहता है, सैटर्न ही बोल सकता है, लूसीफर। अगला, लूसीफर और सैटर्न एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोग। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज सटन सेकंड इन कमांड इन पैराडाइज लास्ट, बोला गया पैराडाइज लास्ट में सटन का दूसरा प्रमुख सहयोगी सेकंड इन कमांड कौन होता है, तो बेल्जेबब होता है, बेल्जेबब, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया मिल्टन्स बिगिन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विद, बोला गया पैराडाइज लास्ट के बुक नंबर फर्स्ट की शुरुआत मिल्टन किससे करते हैं, तो इन्वोकेशन से करते हैं। इन्वोकेशन क्या होता है, आह्वान करके, जैसे हम लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, वैसे मिल्टन भी इतना बड़ा वर्क लिखने जा रहे थे, तो उन्होंने भी जिसमें भी वो विश्वास करते थे उनका आह्वान किया और कहा महाराज इस वर्क को कंप्लीट करने की हिम्मत और शक्ति प्रदान करना, तो इन्वोकेशन से शुरुआत होती है। ठीक है ना। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी टाइम डिड मिल्टन इनवोक अ म्यूस, मिल्टन कितनी बार म्यूस का आह्वान करते हैं, तो 3 बार करते हैं, यानी कि 3 टाइम, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज दी हु वाज दी फर्स्ट टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट, बोला गया फॉरबिडन फ्रूट सबसे पहले किसने खाया था, तो ईव ने खाया था, किसने, ईव ने, ए ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, इन बुक को फर्स्ट एंड सेकेंड द रेबल्स ऑफ सैटर्न बिल्ड द पेंडामोनियम, व्हाट इज इट, बोला गया बुक फर्स्ट और सेकेंड में सैटर्न के अनुयायी जो थे वो पेंडामोनियम बनाते हैं, ये क्या थी, तो ये जो है एक सभी दैत्यों की सभा स्थल कह सकते हो, यानी कि मीटिंग प्लेस फॉर ऑल द डेविल्स, और क्या कैपिटल ऑफ हेल, यानी कि हेल की राजधानी, नरक की राजधानी। तो कौन सा, ए और बी बोथ, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम कॉन्शियस, जब ईव पहली बार सचेत, कॉन्शियस होती है, सचेत होती है, तो वह क्या करती है,
पानी में अपना प्रतिबिंब देखती है। लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन दी स्ट्रीम। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ईश्वर के मार्गों को मनुष्य के सामने उचित ठहराना, यानी कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि फॉर इंस्पायरिंग इन राइटिंग द पोएम मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन। कविता लिखने के लिए मिल्टन किससे प्रेरणा लेने की बात करते हैं? तो किससे? हॉली स्पिरिट होती है उससे, पवित्र आत्मा। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में सबसे लंबी पुस्तक कौन सी है? तो बुक नंबर 9। ठीक है, बुक नंबर 9। अब आपको कमेंट करना है, अभी अभी पढ़ा है आपने ये क्वेश्चन, बुक नंबर 9 में टोटल कितनी लाइनें हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस। बोला गया है कि पैराडाइज लास्ट में जो फॉल होता है यानी कि पतन होता है वो किस बुक में होता है? तो बुक नंबर 9 से पतन होना शुरू हो जाता है, फॉल होता है। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, गॉड मेड ईव फ्रॉम एडम्स। 54 नंबर पे बोला गया है ईश्वर ने ईव को एडम की किस किस अंग से बनाया? तो पसली से बनाया था, रिब। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पसली। अगला 55 नंबर का क्वेश्चन है, 55 नंबर पे बोला गया है द मेन रीजन फॉर एडम्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। आदम, जो एडम था उसके पतन का मुख्य कारण क्या था? तो उसके पतन का मुख्य कारण था ईव के प्रति प्रेम, क्योंकि वो ईव से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन। 56 नंबर का क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन एज। बोला गया है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस प्रकार की रचना है मिल्टन की? तो ये एक पेटार्कन सोनेट है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला 57 नंबर का है, बोला गया है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट आल्सो नोन एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यानी कि ये दोनों ही नाम एक हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की पहली लाइन जो है वो यही है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। अगला, इज अ सोनेट बाय मिल्टन, ये क्या है? एक पेटार्कन सोनेट है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द सोनेट, ये कौन से नंबर का सोनेट है? तो सोनेट नंबर 19 है ये। ठीक है, सोनेट नंबर 19, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 58 नंबर पे, बोला गया है जॉन मिल्टन रोड द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन विच फॉर्म। जॉन मिल्टन जो है सोनेट लिखते हैं, लेकिन किस फॉर्म में लिखते हैं? तो पेटार्कन फॉर्म में ये लिखते हैं, पेटार्कन फॉर्म। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है इट इज पॉपुलरली गिवन द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस बट देयर इज नो एविडेंस दैट मिल्टन यूज दिस टाइटल। दिस टाइटल वाज असाइंड अ सेंचुरी लेटर बाय। बोला गया है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो शीर्षक है वो बाद में दिया गया, लेकिन ये बाद में किसने दिया था इस शीर्षक को? तो ऐसा माना जाता है थॉमस न्यूटन के द्वारा 1761, नहीं 71 होना चाहिए। एक बार आप थॉमस न्यूटन के द्वारा, ये डेट थोड़ा एग्जैक्ट नहीं है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन इतना एग्जैक्ट है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो टाइटल जो है वो थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, 1761 में, 1761 1761 हो सकता है। ठीक है, 1761 में थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया है। 60 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है वेयर डज द लाइन अपीयर दोथ गॉड्स एग्जैक्ट डे लेवल लाइट डे नाइट। क्या भगवान भी मुझसे दिन में किए जाने वाले कार्यों को रात में कराना चाहता है? आई फाउंडली आस्क, और मुक्ता ये प्रश्न, ये मुक्तापूर्ण प्रश्न मैंने भगवान से पूछ लिया। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं वो किससे हैं? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की हैं, जो कि पेटार्कन सोनेट है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। ये लाइनें मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वेयर डज द लाइन अपीयर। ठीक है, बेबी खड़े, यानी कि दे आल्सो सर बेबी सेवा करते हैं, जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये लाइन किसकी है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये दोनों ही, तो दोथ गॉड इज ए डे लेवल लाइट नाइट, ए भी किसकी है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है, और ये भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। ठीक है, अब 62 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउज बाय बाय जॉन मिल्टन एज, ये क्या है?
यानी कि मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस वाइफ, ये किस प्रकार की रचना है? तो ये भी एक सोनेट है, ध्यान बनाए रखना, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 63 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। बोला है इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस, यानी कि ये जो कविता है किसकी याद में लिखी गई है? तो ये किसकी याद में जॉन मिल्टन ने लिखी है? कैथरीन वुडकॉक की याद में लिखी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कैथरीन वुडकॉक की याद में क्या लिखा है? थॉट आई सा माय लेट स्पाउस सन। अगला 64 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। आई ट्रस्ट टू हैव फॉल साइट ऑफ हर इन हेवन विदाउट रेस्ट्रेंट वेयर डज द लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ की है? तो मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सन की है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको अच्छा समझ आ जाए। समझो जरा इसको। क्या कहा? आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, यानी कि कभी अपने अंदर आस्था फेथ व्यक्त कर रहा है। ये विश्वास स्पिरिचुअल है उसका। टू हैव फॉल साइट ऑफ हर, मैं उसे पूरी तरह देख पाऊंगा, यानी कि फुल साइट से मतलब स्पष्ट, यानी कि संपूर्ण दर्शन कर पाऊंगा। खास बात यह है मिल्टन अंधे थे, इसलिए देखना यहाँ बहुत गहरा भाव रखता है। उस समय मिल्टन की आंखें नहीं थी, ये शारीरिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल दृष्टि की बात कर रहे हैं वो। इन हेवन यानी कि स्वर्ग में, कवि मानता है कि उसकी पत्नी स्वर्ग में है। और ईसाई धर्म में ऐसा क्रिश्चियन बिलीफ है, ऐसा दर्शाता है विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना किसी बाधा के। रेस्ट्रेंट मीन, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा, यानी कि बिना कोई रुकावट नहीं होगी, ना अंधापन, ना मृत्यु, ना सांसारिक सीमाएं, कुछ भी नहीं। तब कवि कहते हैं कि मुझे विश्वास है मैं स्वर्ग में अपनी पत्नी को बिना किसी बाधा के स्पष्ट रूप से देख पाऊंगा। यहाँ पर बड़ा इमोशनल भाव है भाई, कि अंधे कवि को कितनी उम्मीद और विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी रीयूनियन की बात कर रहा है, पुनर्मिलन की कल्पना कर रहा है, यानी कि प्रेम तो एकदम यहाँ पर आध्यात्मिक की ओर जा रहा है भाई। ठीक है, तो कविता कौन सी है? मी थॉट आई सा माय लेट स्पाउस सन, किसकी? अपनी पत्नी की याद में। और एक कैसा प्रेम है इनका? स्पिरिचुअल लव है भाई, आध्यात्मिक प्रेम है। ठीक है। अगला 64 नंबर पे क्वेश्चन कौन सा है जरा देखो। 64 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। वेन डिड सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन केम, अब बोला गया है जो सैमसन एगोनिस्ट है मिल्टन की, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1671 में। कब? 1671 में। अगला क्वेश्चन है सैमसन एगोनिस्ट बाय जॉन मिल्टन इज, ये जो सैमसन एगोनिस्ट है जॉन मिल्टन का क्या है? एक क्लॉसिक ड्रामा है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 67 नंबर पे विच अमंग दीज इज बाय जॉन मिल्टन, बोला गया है कि इनमें से कौन सी कृतियां जॉन मिल्टन की हैं? तो कौन कौन सी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इन्हीं की है, दी पैशन भी इन्हीं की है, पैराडाइज रीगेंड इन्हीं की है, तो ऑल, ये सभी हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 68 नंबर पे विच इज द इनकम्प्लीट वर्क ऑफ मिल्टन, यानी कि जॉन मिल्टन की इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है? अधूरा वर्क कौन सा है? तो अधूरा वर्क इनका ये दोनों ही हैं। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन भी अधूरा है और द पैशन भी अधूरा है इनका, तो ए एंड बी, डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ। अगला क्वेश्चन इसमें द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन खूब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है मिल्टन बिगेन वर्क ऑन हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अराउंड 1649, completing 4 books in the first phase, then continued in this 1650 with further 2 books, but left this unfinished when this work was published. सबसे पहले जरा समझ लो, जॉन मिल्टन ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को लिखना शुरू करा था लगभग 1649 में, और लगभग इसकी 4 पुस्तकें उन्होंने पहले फेज में कंप्लीट भी कर दी। इसके बाद फिर कंटिन्यू किया 1650 में, और इसके आगे 2 पुस्तकें और कंप्लीट कर दी, लेकिन फिर भी ये अनफिनिश्ड रही, कंप्लीट नहीं कर पाए। व्हेन दिस वर्क वाज पब्लिश्ड, ये पुस्तक इनकी कब प्रकाशित हुई? तो आपको बताना है कब? 1670 में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन कहाँ है? ये बी ऑप्शन। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन है एरोपेजेटिका इज ऑल अबाउट, एरोपेजेटिका किस विषय पर आधारित है? तो ये किस विषय पर आधारित है एरोपेजेटिका? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 71 नंबर का क्वेश्चन है द लॉ दैट प्रिवेंट पोइट्स ऑथर्स एंड राइटर्स इज, बोला गया लाइसेंसिंग ऑर्डर इन 1643। 71 नंबर पे वह कानून कौन सा था
जिसमें लेखकों कवियों को नियंत्रित किया जाता था। तो लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643 का जो लाइसेंसिंग ऑर्डर था वो। अगला 72 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एरोपेजेटिका इज अ, एरोपेजेटिका क्या है? तो ये क्या है, ये पोलेमिक प्रोज या पंपलेट, ये दोनों ही हैं, ए और बी। अच्छा, पोलेमिक क्या होता है, विवादात्मक गद्य बोलते हैं जिस पर बहुत ज्यादा विवाद रहा हो, तो उसको हम पोलेमिक प्रोज बोलते हैं। और पंपलेट यानी कि, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 बिलोंग्स टू, लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643 किससे संबंधित है? तो ये सेंसरशिप से संबंधित है, सेंसरशिप, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एरोपेजेटिका वाज रिटन ड्यूरिंग, एरोपेजेटिका किस काल में लिखी गई, यानी कि किस समय लिखी गई थी? तो इंग्लिश सिविल वार चला था उस समय एरोपेजेटिका को लिखा गया था, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बेनबाज एरोपेजेटिका पब्लिश्ड, एरोपेजेटिका प्रकाशित कब हुई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1644 में एरोपेजेटिका को पब्लिश कराया गया। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दी फुल और ओरिजिनल टाइटल ऑफ एरोपेजेटिका, एरोपेजेटिका का फुल या ओरिजिनल टाइटल आपको बताना है। तो बड़ा लंबा है इसका ओरिजिनल टाइटल, डी, देखो हम कहाँ जाएंगे, डी पर। यह है इसका ओरिजिनल टाइटल, आ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। 77 नंबर का क्वेश्चन है, ऑफ एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन, ऑफ एजुकेशन का प्रकाशित हुई तो 1644 में आई है, ठीक है। कब आई है, 1644 में, और 1644 में एरोपेजेटिका आई है, ध्यान बनाए रखना। और 1644 में ही जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवोर्स, ये भी 1644 में आया था, ठीक है। अब एक चीज 1643 का डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स याद बनाए रखोगे, ठीक है। 45 में टेट्राकॉर्डन आया था, कोलेस्टेरियन, ये भी 45 में आया था। टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में आया था, ये सब आप रट डालो। अगला 78 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, 78 नंबर का है, बोला गया है द ट्रैक्टेट ऑफ एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन, टर्सेट होगा, ऑफ एजुकेशन, खाली इतना समझो, ऑफ एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन 1644, ऑफ एजुकेशन ओरिजिनली हैड, ठीक है। 78 नंबर पे बोला गया ऑफ एजुकेशन मूल रूप से कितने पृष्ठों में थी? तो इसमें कुल 8 पृष्ठ थे, 8 पृष्ठ है कोई, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 पे बोला गया है, इफ वी डोंट गिव सच एजुकेशन एज मिल्टन सेड व्हाट वुड बी आवर स्टूडेंट लाइक, यदि मिल्टन के अनुसार शिक्षा ना दी गई तो छात्र कैसे होंगे? तो छात्र मृत पूर्वजों के जैसे होंगे, एंसेस्टर्स डेड, एंसेस्टर कौन होते हैं, पूर्वज होते हैं, और डेड यानी कि मृत पूर्वजों जैसे। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एल एलेग्रोबाज, एल एलेग्रो बाय जॉन मिल्टन इज, एल एलेग्रो जॉन मिल्टन की किस प्रकार की कविता है? तो ये कैसी एक, एल एलेग्रो पास्टोरल पोइम है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और एल एलेग्रो का मतलब क्या होता है, हैप्पी मैन। 81 नंबर का क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा गया है, बोला गया एल एलेग्रो क्या है, एक पास्टोरल पोइम है, लेसिडस भी पास्टोरल पोइम है, ठीक है। जॉन मिल्टन का कलेक्शन पोइम्स आप मिस्टर जॉन मिल्टन, ये इनका कलेक्शन आया था बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, और ये कब आया था, 45 में आया था, 1645 में, ध्यान बनाए रखना। तो उसी में इसको क्या करा गया था, पब्लिश कराया गया था, ठीक है। पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, 1645 का कलेक्शन है ये। 1645 में ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, व्हेन डिड दिस कलेक्शन अपीयर, ये कलेक्शन कब आया था, 1645 में आया था, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर पे, बोला गया व्हाट इज द लिटरेरी या इटालियन मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो, एल एलेग्रो का इटालियन मीनिंग क्या होता है? तो कौन सा, हैप्पी मैन एंड चीयरफुल मैन, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन पे जाएगा। और इल पेंसेर्सो जो इल पेंसेर्सो का मतलब होता है पेंसिव मैन, ठीक है, दुखी आदमी। 83 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है इन हेवन Aphrodite and by man heart easing mirth whom lovely Venus at a worth, ठीक है। बोला गया इन हेवन
एक्लेब्ड एफ्रोसाइन हॉर्ड ईजिंग मृत में किसका उल्लेख है? तो मृत का। डी, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया इल पेंसेर्सो वाज पब्लिश्ड इन, ये जो इल पेंसेर्सो है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1645 में जो इनका पोएटिक वैल्यूम आया था, ठीक है, उसमें पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, उसमें इसको इल पेंसेर्सो को भी, जिसका मतलब होता है मलंकलिक मैन, दुखी आदमी, ठीक है। अगला 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लिटरेरी और इटालियन मीनिंग ऑफ इल पेंसेर्सो? तो देखो वही मीनिंग आ गया, ये दोनों ही हो जाएंगे, बल्कि तीनों हो जाएंगे। मलंकलिक मैन, थॉटफुल मैन, मैन, अ पेंसिव मैन, ऑल ऑफ देम हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला 86 नंबर का क्वेश्चन है, टू द लेडी मार्गरेट ले इज वन ऑफ द सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन हुज डॉटर वाज लेडी मार्गरेट। बोला गया है टू द लेडी मार्गरेट में लेडी मार्गरेट किसकी पुत्री थी? तो सर जेम्स ले की पुत्री थी। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 87 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर हु रोट दिस लाइन, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम बसवर्थ के द्वारा इस लाइन को लिखा गया है। मिल्टन यहाँ पर सीधे कवि मिल्टन को संबोधित कर रहा है, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग, तुम्हें अभी भी जीवित होना चाहिए था, एट दिस आवर, इस समय, यानी कि समाज के पतन के समय तक। मेरे कहने का मतलब यह है, विलियम बसवर्थ कहते हैं कि इंग्लैंड की नैतिक स्थिति खराब है एकदम, इसमें नैतिकता रही नहीं, इसलिए मिल्टन जैसे महान कवियों को आज की जरूरत है, इस समय उनको जीवित होना चाहिए। ठीक है, कौन कहता है? सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा विलियम बसवर्थ। अगला 88 नंबर का क्वेश्चन है, बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, हु सेड दिस? ये किसने कहा? डब्ल्यू जे लॉन्ग के द्वारा किया गया कमेंट है। डब्ल्यू जे लॉन्ग यानी कि मिल्टन ह्यूमन, मिल्टन एक संवेदनशील इंसान है, मस्ट नो द बेस्ट, उन्हें मानवता की श्रेष्ठता का बहुत अच्छा ज्ञान है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मिल्टन मानवता के उच्च आदर्शों को समझते और व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 89 नंबर पे? 89 नंबर पे बोला गया है, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? बोला गया सन्स ऑफ बेलियल, ये पैराडाइज लास्ट की है। सन्स ऑफ बेलियल का मतलब होता है बुराई और भ्रष्टता का प्रतीक होते हैं, जिसके अंदर बहुत करप्शन हो, भ्रष्ट हो, एकदम बुराई भरी हुई हो। और इंसोलेंस एंड वाइन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अहंकारी हो, इंसोलेंस, और वाइन बहुत विलासतापूर्ण जिंदगी जी रहा हो। मतलब ये यहाँ पर मिल्टन दरबारी, जो दरबारी लेखक थे, कोड राइटर थे, उनकी आलोचना करते हैं, जो नैतिक रूप से पतित हैं, यानी कि उन्होंने अपनी नैतिकता को खा लिया है, बेच खा लिया है। जैसे आज की इंडियन मीडिया आप कह सकते हो, ठीक है, दरबारी मीडिया। हाँ, आजकल आप टीवी पर टीवी खोल करके देखिएगा तो जो इंडियन मीडिया है वो किस तरीके से आपको आपस में वैमनस्य पैदा करने का काम करती है, यानी कि भाईचारे को खत्म, जो समाज में भाईचारा बना हुआ है उसको भी खत्म करने का काम करती है। तो कोड राइटर, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। बोला गया द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, ये जॉन मिल्टन का है। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर की शक्ति, और अपॉन मी का मतलब होता है मुझ पर है। मिल्टन मानते हैं कि उनकी रचना दिव्य प्रेरणा यानी कि डिवाइन इंस्पिरेशन से होती है, यानी कि भगवान की महिमा मेरे ऊपर है, इसीलिए हम हर काम को बड़ी आसानी से कर ले जाते हैं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, अब समझ में आ गया होगा अच्छे से, जॉन मिल्टन ने कहा है ये। अगला 91 नंबर का क्वेश्चन क्या है? दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट पार्ट, दाउ सोडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, हु प्रेज मिल्टन लाइक दिस? दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, विलियम बसवर्थ ही तो कर सकते हैं ऐसी प्रशंसा। तो ये प्रशंसा किसने की? विलियम बसवर्थ ने की है। लाई सोल लाइक अ स्टार यानी कि आत्मा ऊंची और दिव्य है, एकदम स्टार की तरह चमक रही है। वॉइस लाइक दी सी, और उनकी जो आवाज है ना वो बहुत ही विशाल और गूंजदार है। मेरे कहने का मतलब विलियम बसवर्थ मिल्टन की महानता और उच्च आदर्शों की प्रशंसा करते हैं यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा समझो। बोला गया है अ विक्टोरियन पोइट रोट अ पोइम named Milton praising him as God gifted organ voice of England. Who was he? God gifted, अब यहाँ पे सिर्फ इतनी लाइन याद रखना, God gifted organ voice of England, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा की गई प्रशंसा है, ठीक है।
जॉन मिल्टन की प्रशंसा करते हैं। गॉड गिफ्टेड का मतलब होता है ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान, और ऑर्गन वॉइस का मतलब होता है गहरी और प्रभावशाली आवाज, जैसे लता मंगेशकर। तो टेनिसन मिल्टन, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, एल टेनिसन, वो मिल्टन की काव्य शक्ति को दिव्य और प्रभावशाली बताते हैं इन लाइनों में। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है 93 नंबर पे देखो। बड़ी लंबी लाइनें हैं यार, हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म हो, 12 बज गए रात के। Where do the following line appear? How soon had time the subtle thief of youth? अगला थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो छुप जाएगा। Stolen on his wing by my 3 and 20th year. ओहो, हाउ सून हैड टाइम, ये ऑन हिज अराइविंग, ऑन हिज विंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 की लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। टाइम, ये पूरी लाइन फिर से नहीं पढ़ेंगे। टाइम थीफ ऑफ यूथ, मतलब जो समय है ना वो युवावस्था चुरा लेता है। 3 and 12th ईयर, 3 का मतलब 3, 20th ईयर का मतलब 20 और जोड़ दो, यानी कि 23 वर्ष की आयु में। तो मिल्टन को लगता है समय तेजी से बीत रहा है और वे अभी महान कार्य नहीं कर पाए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, ठीक है, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। अगला 94 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा देखो। मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड इट? ये तो विलियम ब्लैक के द्वारा बोला गया था, ए ऑप्शन है, लेकिन मैं समझाता हूं। ठीक है, डेविल्स पार्टी का मतलब होता है शैतान। जो डेविल होता है, राक्षस, शैतान, दैत्य, उसकी पार्टी से है, उसके पक्ष से है। विदाउट नोइंग इट, नोइंग इट अनजाने में, उसे पता नहीं है। मतलब यह है, विलियम ब्लैक कहते हैं कि मिल्टन ने अनजाने में सैटर्न को आकर्षक बना दिया। जब वो पैराडाइज लॉस्ट लिखा था तो पैराडाइज लास्ट में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि पैराडाइज लास्ट का हीरो सैटर्न है। अगला 95 नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है? इफ हैव ग्रेस टू यूज इट सो एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, वेयर डिड मिल्टन से दिस? बोला गया है इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, ए ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, यानी कि किस से? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? बी। अब जरा समझ लो, ग्रेस का मतलब होता है ईश्वर की कृपा, और ग्रेट टास्क मास्टर्स आई यानी कि ईश्वर की निगरानी। अर्थात मिल्टन चाहते हैं कि वे अपने जीवन का सही उपयोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार करें, यही इस लाइन का अर्थ है। अगला नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन देखो। फेम इज द स्पोर दैट द क्लियर स्पिरिट दो थ्रेज दीज लाइंस आर फॉर्म। फेम इज द स्पर, ये लैसिडस की लाइन है। फेम इज द स्पर का मतलब होता है, फेम का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि ना। यस, आपका बहुत नाम है पूरी दुनिया भर में, तो प्रसिद्धि प्रेरणा देती है आपको। इस पर मीन्स होता है इंस्पायर करना, प्रेरणा देती है। क्लियर स्पिरिट का मतलब होता है महान आत्मा। अब इसका मीनिंग यह है इस लाइन का कि महान व्यक्ति यश पाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। जितने भी महान व्यक्ति हैं उन्हें प्रसिद्धि पाने की इच्छा हमेशा प्रेरित करती रहती है। अगला 97, ये किसका है? लेसिडस का है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 97 नंबर का क्वेश्चन है, whom did मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर? मिल्टन का गुरु कौन है? तो एडमंड स्पेंसर हैं, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एडमंड स्पेंसर। जॉन मिल्टन जो है स्पेंसर को अपना क्या मानते थे? आदर्श कवि मानते थे, गुरु मानते थे, ऐसा कह लीजिए। अगला 98 नंबर पे बोला गया है कि मिल्टन वाज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, हु सेड दिस? ये कहा किसने? जॉन ड्राइडन ने कहा था, ठीक है, मिल्टन को, कि मिल्टन वाज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। पॉलिटिकल सन का मतलब काव्य परंपरा का उत्तराधिकारी। पोइटिक, हमने क्या पढ़ लिया इसको? पॉलिटिकल पढ़ लिया। पोइटिकल, पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, काव्य परंपरा का उत्तराधिकारी। मतलब यह है कि मिल्टन की शैली स्पेंसर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, इसलिए ऐसा बोला गया था। 99 नंबर पे बोला गया है, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, हु सेड दिस अबाउट मिल्टन? तो जॉन ड्राइडन का ही एक कमेंट है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कट्स अस ऑल आउट, हम सबसे आगे निकल गया, हमको काट करके पीछे छोड़ दिया, हम सबसे आगे निकल गया। कट्स अस ऑल आउट, एंसेंट टू,
और प्राचीन कवियों से भी आगे निकल गया। ड्राइडन के अनुसार मिल्टन ने सभी कवियों को पीछे छोड़ दिया। सभी कवियों में अब जॉन मिल्टन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। 99 के बाद 100 नंबर का, और मुझे लग रहा है आज मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाऊंगा क्योंकि 12 से ऊपर हो गए हैं, 12:30 बजने वाला है, तो नींद भी लगने लगी है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन कुछ बचे हैं, 100 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको मैं कल रिकॉर्ड करूंगा तो कल ही अपलोड कर पाऊंगा, वो आज तो अपलोड नहीं करूंगा इसे। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, बेन बाज पैराडाइज रीगेंड पब्लिश, पैराडाइज रीगेंड कब पब्लिश हुई है, तो पैराडाइज रीगेंड बता दो कब पब्लिश हुई है, 1671 में। इसके साथ में एक और जो है क्लोजेड ड्रामा पब्लिश किया गया था, उसका नाम आप कमेंट कर दीजिए इसी बात पे। 101 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान से देखिए। बोला गया है पैराडाइज रीगेंड वाज पब्लिश्ड इन, ये जो पैराडाइज रीगेंड है वो कब पब्लिश हुई है, कब पब्लिश हुई है, तो 1671 में पब्लिश हुई है। और किस में पब्लिश हुई है, तो इसको ब्लैंक वर्स में पब्लिश कराया गया, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है मिल्टन कंप्लीटेड पैराडाइज रीगेंड इन, मिल्टन ने पैराडाइज रीगेंड को कितनी पुस्तकों में कंप्लीट किया है, तो इसमें टोटल 4 पुस्तकें थी, 4 बुक्स थी, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर पे, बोला गया है हु डिस्क्राइब पैराडाइज लास्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पैराडाइज लास्ट को एक प्यूरिटन का अपने बाइबल पर सोते हुए देखा गया स्वप्न, किसने कहा, तो एक अल्फोंसो डी लामार्टाइन थे, उन्होंने कहा, लेकिन हम इसको थोड़ा अपनी भाषा में बता देते हैं। पैराडाइज लास्ट क्या है, एक बिब्लिकल महाकाव्य है, एक धार्मिक इपिक कह लो, जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। इसमें बाइबल की कहानियां हैं, जैसे एडम की कहानी मिलेगी इसमें, ईव की, सैटन की, इन कहानियों का इसके अंदर वर्णन है। तो लामार्टाइन ने इसे एक प्यूरिटन ड्रीम कहा। प्यूरिटन वह व्यक्ति जो बहुत धार्मिक और सख्त नैतिक विचारों वाला हो, जबकि मिल्टन भी खुद प्यूरिटन थे। मतलब ये हुआ, ये लाइन कहने का, ये काव्य ऐसा लगता है जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति यानी कि मिल्टन बाइबल पढ़ते पढ़ते सपना देख रहा हो, ठीक है ना। तो इसलिए इस सेंस में लैमरटाइन ने जो है ये कमेंट किया। 104 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि हु रोड द वर्क लाइफ ऑफ मिल्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑफ मिल्टन जो वर्क है वो किसके द्वारा, सैमुअल जॉनसन के द्वारा इसको लिखा गया है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लाइफ ऑफ मिल्टन क्या है, एक बायोग्राफी है, जीवनी है, इसमें प्रसिद्ध लेखक और आलोचक सैमुअल जॉनसन ने लिखा है इस लाइफ ऑफ मिल्टन को, बायोग्राफी को। यह उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, लाइफ्स ऑफ द पोइट, उसका हिस्सा थी। इसमें मिल्टन के जीवन, उनकी रचनाएं, उनकी शैली, इनका ज्यादातर विश्लेषण किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 105 नंबर पे, हम देखें तो बोला गया है माई राइजिंग इज दाई फॉल, वेयर डज द लाइन अपीयर। ये लाइन एक्चुअली पैराडाइज लास्ट की, सॉरी पैराडाइज रीगेंड की है, बी ऑप्शन हो जाएगा। माई राइजिंग इज दाई फॉल, मेरा उठना उसका पतन है, ठीक है, पैराडाइज रीगेंड की ये लाइनें हैं। इसमें क्राइस्ट जो होते हैं, जीसस क्राइस्ट और सतन के बीच क्या चलता है, संवाद चलता है, डायलॉग चलता है। तब माई राइजिंग यानी कि क्राइस्ट का उत्थान होगा, स्पिरिचुअल विक्ट्री होगी, दाई फॉल यानी कि सतन की जो है वो हार होगी। मतलब जैसे जैसे क्राइस्ट की, जेसस क्राइस्ट की शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे सतन का जो सैटन है उसकी हार निश्चित है, यानी कि उसका पतन निश्चित है, ठीक है। 106 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है कि वेयर डज द लाइन अपीयर, इट इज बेटर टू रन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट की लाइनें हैं, ठीक है, पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट की लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना, सेकंड की जगह पे क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब अगर हम बात करें इसको बोलता कौन है, तो सैटर्न बोलता है, ठीक है। रेन इन हेल का मतलब होता है नरक में राजा बनकर के शासन करना, और सर्व इन हेवन का मतलब होता है स्वर्ग में भगवान के अधीन रहना, उनके आदेशों का पालन करना। तो जो सैटर्न होता है उसका बहुत ज्यादा अहंकार होता है, वो बहुत प्राइड दिखाता है कि वह आजादी को महत्व देता है, और कहता है गुलामी से बेहतर है कि वह नरक में भी शासक बने। यानी कि इस पंक्ति से हमको रेवेलियन, विद्रोह और ईगो यानी कि अहंकार को दर्शाती है, और यह सत्य भी है, किसी का गुलाम बनकर के रहने से है राजाओं की तरह नर्क में रहो। अगला, हु रोड द पोइम मिल्टन, बोला गया है मिल्टन पोइम किसने लिखी है, तो मिल्टन पोइम जो लिखी गई है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 108 नंबर पे,
मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गाइल्स फ्लेचर। बोला गया मिल्टन पर गाइल्स फ्लेचर की जो वर्क्स थे, उनकी जो कृतियां थी, उनका भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो कौन सा? क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्प, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 109 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जॉन मिल्टन की नहीं है? तो इसमें से कौन सी? ऑफ एजुकेशन, एरोपेजेटिका, ऑन शेक्सपियर, ये तीनों ही हैं। अच्छा, डी ऑप्शन ही नहीं दिया है। कोई नहीं, ये तीनों ही जो वर्क हैं वो जॉन मिल्टन के हैं, और जो नहीं है उसका नाम ही नहीं दिया है। ऑप्शन रह गया लिखने के लिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अगला क्या है? विच पोइम ऑफ जॉन मिल्टन आर जॉइस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। बोला गया है कि जॉन मिल्टन की कौन सी कविताएं जो हैं वो जॉइस यानी कि प्रसन्नता और एलिजाबेथन युग जैसी हैं। तो कौन सी? हॉटन काल, जो हॉटन पीरियड में उनकी जो कविताएं लिखी गई थी, हॉटन पोइम्स, वो हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो हॉटन पोइम्स हैं, हॉटन समय पे, जो समयावधि थी उस समय जो कविताएं लिखी वो जॉन मिल्टन की जो है वो जॉइस और एलिजाबेथन युग जैसी हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आप बता सकते हो, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं कि जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क जो है वो नहीं लिखा है। तो द पैशनेट पिलग्रिम्स जो है वो जॉन मिल्टन का नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पैशनेट पिलग्रिम्स किसका है फिर? जॉन मिल्टन का नहीं है, ये विलियम शेक्सपियर का है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। बाकी ऑन द लेट मसक्री पैडमेंट जॉन मिल्टन का, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पेटार्कन सोनेट है जॉन मिल्टन का, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है, 21 साल की उम्र में 1629 में लिखा गया एक ओड है। तो सारी जानकारी आपको है इनके बारे में। 111 के बाद 112 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। नीचे लिखी गई पोएम्स में से कौन सी पोएम जो है वो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ट्रू लव जो है वो जॉन मिल्टन की नहीं है। एल एलेग्रो जॉन मिल्टन की है, जो कि 1631 में आई थी, और इसी की एक कंपेनियन पोएम थी, वो इल पेंसेर्सो थी, ठीक है। इसके बाद में लेसिडस की अगर हम बात करें तो ये भी जॉन मिल्टन की है, और ये एक पास्टोरल एलेजी है जो कि 1637 में आई थी। इसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो ये इनका एक पेटार्कन सोनेट है, ध्यान बनाए रखना। कौन सा है? पेटार्कन सोनेट। चलो, अब आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोला गया है इन मिल्टन्स लाइफ, अगर हम मिल्टन के जीवन की बात करें तो द पीरियड ऑफ एक 1632 से लेकर के 1637 तक का जो समय था वो पॉपुलरली नोन एज, वो किस नाम से जाना जाता है? तो हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय ये हॉटन में रह रहे थे। क्योंकि 1632 में इनको जब एमए की डिग्री मिल गई थी, इसके बाद ये अपने माता पिता के साथ रहने के लिए चले गए, ठीक है, और वहीं हॉटन में ही रहे अपने पिताजी के साथ। तो उस समय जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी या जो समय व्यतीत किया 1632 से 1637 तक का, उस समय को ही हॉटन पीरियड बोल दिया गया। 114 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है भाइल स्टिल बी मॉन बेंट आउट विद संडल्स ग्रे वेयर डज द लाइन। और ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है, लेसिडस की लाइन है। जरा हम समझा देते हैं। वाइल द स्टिल मॉन, अब यहाँ पे एक शब्द आया है स्टिल। स्टिल का मतलब यहाँ पे शांत है, यानी कि सुबह का वर्णन किया गया है, और बेंट आउट सुबह का फैलना यानी कि आगे बढ़ना, दिन की शुरुआत के लिए यूज हुआ है। बे संदल्स ग्रे का ये एक पर्सोनिफिकेशन यानी कि यहाँ पर एक मानवीकरण किया गया है इन शब्दों में, जहां सुबह को इंसान की तरह दिखाया गया है, जो कि ग्रे सैंडल पहन करके चल रहा है, ग्रे कलर के सैंडल्स को पहन करके चल रहा है। यानी कि ये पूरी पंक्ति प्रकृति की शांति और सौंदर्य को दर्शाती है। और यह कविता एक पास्टोरल एलेजी यानी कि ग्रामीण शोक गीत है, जो मिल्टन ने अपने मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी थी। तो अगर हम बात करें इस लाइन की, तो ये लाइन लेसिडस में आती है और प्रकृति के माध्यम से शोक और सौंदर्य को व्यक्त करती है, ठीक है ना। अगला बोला गया है कि थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन किस कृति के माध्यम से, इनका कौन सा वर्क था जिसके माध्यम से मनुष्यों के लिए ईश्वर के मार्गों को न्यायोचित ठहराना चाहते हैं? तो जॉन मिल्टन का ऐसा कौन सा वर्क था जिसमें वो ये कह रहे हो कि भगवान के द्वारा किए गए सभी काम जो हैं मनुष्य के लिए सही होते हैं? तो ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं।
ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब जरा समझ लो ये लाइन, टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। जस्टिफाई का मतलब होता है सही ठहराना या तर्क देकर लोगों को समझाना, और बेज ऑफ गॉड से मतलब यहाँ पर यह है कि ईश्वर के जो कार्य हैं या ईश्वर के जो निर्णय हैं, जैसे एडम और ईव का पतन हुआ, और टू मैन का मतलब होता है मनुष्यों के लिए। मिल्टन ये दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर का हर कार्य न्यायपूर्ण है। मानव का चाहे पतन हो चाहे उत्थान हो, हर एक चीज भगवान का क्या है, एक डिवाइन तरीके से प्लान किया गया हिस्सा होता है। और ये जो पूरा का पूरा एपिक है, उसमें सैटर्न एडम ईव के माध्यम से अच्छाई और बुराई का संघर्ष दिखाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के कार्यों को मनुष्यों के सामने सही ठहराना है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है ये। अगला 16 नंबर पे बोला गया है कि इन विच पोएम हैज मिल्टन गिव हिज व्यूज ऑन पोइट्री। यानी कि मिल्टन ने पोइट्री पर अपने विचार किस वर्क में व्यक्त किए हैं। हम कह सकते हैं ऐसी कौन सी पोइम है जिसमें मिल्टन अपने पोइट्री के ऊपर विचार रखते हैं, तो लैसिडस में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा लैसिडस। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डिलीला या डिलीला अपीयर। जॉन मिल्टन के ऐसे कौन से वर्क में डिलीला नाम का पात्र आता है, तो वो सैमसन एगोनिस्ट होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्ट में डिलीला नाम की पात्र नजर आती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है हु सेड द एबिलिटीज ऑफ द पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्ट्यूड। तो ये किसके द्वारा बोला गया है कि कवि की क्षमताएं ईश्वर की प्रेरित देन है जो बहुत कम लोगों को मिलती हैं। ये किसने कहा, तो ये कहने वाले मिल्टन थे खुद। कौन थे, मिल्टन। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर कवि की क्षमताओं से मतलब उसके पोएटिक टैलेंट की बात हो रही है, और ईश्वर की प्रेरित देन है, यानी कि एबिलिटीज ऑफ द पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्ट्यूड। यानी कि ईश्वर की प्रेरित देन है। यहाँ पर मिल्टन का मानना यह है कि कविता लिखने की शक्ति जो है इंसान से खुद नहीं बनाता, ये सीधे ईश्वर की दी हुई शक्ति है, डिवाइन गिफ्ट होती है, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। हर व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। ये एक रेयर गिफ्ट है, ध्यान बनाए रखना, दुर्लभ प्रतिभा है जो केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों में मिलती है। अगर हम इसके डीप मीनिंग की बात करें तो ये भी हो सकता है कि मिल्टन पोएट्री को डिवाइन इंस्पिरेशन यानी कि दैवीय प्रेरणा मानते हो। उनके अनुसार कवि एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर का माध्यम है, मीडियम होता है, और इसीलिए उनकी रचनाओं में धार्मिकता, आपको बहुत ज़्यादा धार्मिकता मिलेगी, गंभीरता दिखाई देती है, जैसा कि आप पैराडाइज लास्ट को पढ़ोगे तो भी आपको उसमें नजर आएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसका, 19 नंबर का क्वेश्चन। बोला गया इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, जब ये पूरी तरीके से अंधे हो गए, विद होम डज मिल्टन नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। तो मिल्टन ने अपने आप की तुलना किससे नहीं की, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अपने अंधेपन की अवस्था में मिल्टन ने स्वयं की तुलना इनमें से किससे नहीं की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, किससे नहीं की, लैसिडस। बाकी तीनों से की है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर पे बोला गया, 120 नंबर पे क्या बोला गया है कि इल पेंसेर्सो आर्केड्स एल एलेग्रो लैसिडस और कॉमर्स, ये बिलोंग जैसे इल पेंसेर्सो है, एल एलेग्रो है, आर्केड्स है, लैसिडस है, कॉमर्स है, ये कौन से समयाब्दी में लिखी गई। तो ये आपको मैंने बताया ना, ये सभी कविताएं 1631 से लेकर के 37 के बीच की हैं। तो इसका मतलब ये 1631 या 32 से लेकर के 37 तक का जो पीरियड था वो हॉटन पीरियड था। तो उस समय की लिखी गई जितनी रचनाएं थी, वर्क थे, वो भी हॉटन पीरियड में आएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 121 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि इन दी ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लास्ट ओरेब एंड सिनाई रेफर्स टू। पैराडाइज लास्ट के आरंभिक आह्वान में ओरेब और सिनाई किससे संदर्भित होते हैं, तो ये होरेब पर्वत से, माउंट होरेब, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 122 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है विच पोइम ऑफ जॉन मिल्टन डील्स विद सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन दी वाइल्डरनेस। जॉन मिल्टन की कौन सी कविता जंगल में सैटन द्वारा मसीहा को लुभाने की घटना से संबंधित है।
क्राइस्ट को लुभाने की घटना से संबंधित है, तो पैराडाइज रीगेन्ड बी ऑप्शन हो जाएगा। इनकी कौन सी पोइम है, वो पैराडाइज रीगेन्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम विच दी ब्लो द मिसमैच्ड, यानी कि नीचे चार ऑप्शन दे गए हैं, एक ऑप्शन जो है वो मिसमैच है। अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने क्या बताया, ऑफ एजुकेशन 1644 में ही आई है, बिल्कुल सही है। एरोपेजेटिका भी 1644 में ही आई है, लेकिन यहाँ पर 45 दे रखी है, इसीलिए ये मिसमैच है। लैसिडस 37 में आई है, पैराडाइज लास्ट 67 में आई है, बाकी सब कुछ सही है। अगर 45 की जगह पे 44 कर दिया जाए तो एरोपेजेटिका भी ठीक हो जाएगी। अगला हम बात करते हैं 124 नंबर पे, जॉन मिल्टन में बी कॉल्ड, जॉन मिल्टन कहलाते हैं, तो जॉन मिल्टन को क्या कहा जा सकता है, तो उनको शास्त्रीय कवि और प्यूरिटन कवि दोनों कहा जा सकता है, क्लासिकल और प्यूरिटन पोइट। तो कौन सा, बी और सी? सही बात है, कहाँ पहुंच गए, क्लासिकल नहीं, प्यूरिटन एंड बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट, यानी कि बी एंड सी दोनों ही पोइट कहा जा सकता है, क्योंकि जॉन मिल्टन को अब बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहा जाता है और प्यूरिटन पोइट भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बी एंड सी। अगला 125 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि विच टू पोइम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस। हम पहले भी बता चुके हैं कि जॉन मिल्टन की कौन सी दो कविताएं जो हैं वो कंपेनियन पीसेस हैं, तो एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो जो है वो कंपेनियन पीसेस हैं। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला 126 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पैराडाइज रीगेन टेक इट्स थीम फ्रॉम। पैराडाइज रीगेन की जो थीम है वो किससे ली गई है, तो सेंट ल्यूक के, कहां से ली गई, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। बी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि पैराडाइज रीगेन की थीम कहां से ली गई, तो सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से इसकी थीम को लिया गया है। 127 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, माई फादर डेस्टिनीड me from my infancy to the study of polite literature, who said this about himself। मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही शिष्ट साहित्य के अध्ययन के लिए निर्धारित किया था, यानी कि मेरे पिता मुझसे हमेशा बचपन से ही इस बात की उन्होंने शिक्षा दी कि आपको एक अच्छे लिटरेचर का अध्ययन करना है। और ये बात किसने अपने बारे में कही थी, तो ये बात जॉन मिल्टन ने खुद अपने बारे में बोली थी। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 128 नंबर पे, टाइटल एल पेंसोर्सो एंड एल एलेग्रो आर ड्राइव फ्रॉम, ये कहां से आए हैं, तो इटालियन लैंग्वेज से आए हैं, ध्यान बनाए रखना। कौन से, इटालियन लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज क्या होगा हमारा, सही होगा। हम्म, ठीक है, इसमें क्रॉस नहीं है, ये भी इटालियन लैंग्वेज, ये भी सही लगा है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों ही तो सही है। अगला नेक्स्ट, who disapprove Milton's Lycidas for its inherent improbability। बोला गया है कि मिल्टन की जो लेसिडस है, लेसिडस की जो अंतर्निहित असंभव्यता है, यानी कि लेसिडस की जो इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी है, इसके कारण कौन इसकी आलोचना करता है। देखो, लैसिडस की आलोचना होती है, लेकिन लैसिडस की आलोचना, लैसिडस को डिसअप्रूव कौन कर देता है, किस कारण डिसअप्रूव करता है, इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के कारण। तो ऐसा व्यक्ति सैमुअल जॉनसन थे, जिन्होंने लैसिडस को उसके जो है इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के कारण उसको क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। तो सैमुअल जॉनसन, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 130 नंबर का क्वेश्चन है, हु रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज। बोला गया है कि पैराडाइज लास्ट में जो रियल हीरो कौन, सैटर्न को माना माना जाता है, लेकिन कौन मानता है पैराडाइज लास्ट का रियल हीरो सैटर्न, कौन मानता है, तो कौन कहता है कि पैराडाइज लास्ट का जो रियल हीरो है वो सैटर्न है, ये किसका कहना है, एसटी कॉलरेज का। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 131 नंबर पे, इन विच वर्क डिड जॉन मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। बोला गया है जॉन मिल्टन ने किस रचना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया और लाइसेंसिंग एवं सेंसरशिप का विरोध किया, तो वो कौन सा वर्क था, इनका एरोपेजेटिका था। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
132 नंबर पे बोला गया है कि इन द फर्स्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सटन इज कंपेयर टू। पैराडाइज लॉस्ट के पहली बुक में सटन की तुलना किससे की गई है? तो सटन की तुलना किससे की गई है? लेवायथन से की गई है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 133 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन जो है कितने वर्ष की आयु में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे? तो 44 वर्ष की उम्र में ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे और सन थी 1652। ठीक है, 1652 में 44 वर्ष की अवस्था में ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा है 134 नंबर पे बोला गया है कि which of the following poet was called the Lady of Christ College by his fellow undergraduates। कि निम्नलिखित में से किस कवि को उनके साथियों द्वारा जो है क्राइस्ट कॉलेज की महिला लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है? तो किसके द्वारा? जॉन मिल्टन को। किसको कहा जाता है? जॉन मिल्टन को। और किसके द्वारा कहा गया? जो इनके कॉलेज में पढ़ने वाले इनके साथी थे उनके द्वारा। 135 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है वेयर डू द लाइन अपीयर व्हेन नाइट डार्कन्स द स्ट्रीट देन वॉन्डर फॉर द सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन। ये किसकी लाइनें हैं? तो बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, यानी कि ये पंक्तियां आपको कहाँ मिलेंगी? पैराडाइज लास्ट में। जब रात की गलियों को जब रात जो है वो गलियों में अंधेरा कर देती है तब बेलियाल के पुत्र उद्दंडता और शराब में डूबे हुए बाहर भटकते हैं। यानी कि बुरे लोग जो है वो गलियों में भटकते हैं। अगला बोला गया ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 1629 में इसको लिखा गया है और इसको पब्लिश कराया गया था 1645 में। एक वॉल्यूम आया था पोइम्स ऑफ जॉन मिल्टन, मिस्टर जॉन मिल्टन करके, इंग्लिश और लैटिन दोनों में। तो उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। अब क्वेश्चन ये पूछा गया व्हाट इज इट्स जॉनर, इसका जॉनर क्या है, इसकी ये किस शैली में लिखा गया है? तो ये ओड है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 137 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 137 नंबर पे बोला गया है मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम हु सेड। कौन कहता है? मिल्टन एक भावुक व्यक्ति थे और भावुक युग में रहते थे। वो बहुत ही पैशनेट मैन थे, बहुत भावुक व्यक्ति थे और एक पैशनेट टाइम में रहा करते थे, भावुक युग में ही वो रहते थे। ये किसने कहा? ये कहने वाले जॉन बैली थे। ध्यान बनाए रखना कौन थे दोस्त? जॉन बैली। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 138 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि विच अमंग दीज इज नॉट अ सोनेट बाय मिल्टन। नीचे कुछ चार वर्क दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सोनेट जो है वो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? फिर मैं बताता हूं। यहां पर देखो टोटल मिल्टन ने सोनेट कितने लिखे थे? इंग्लिश सोनेट टोटल लिखे थे 18। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो उसमें से कुछ सोनेट के नाम दे रखे हैं, जैसे वेन द असाल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये मिल्टन का है, देयर इज नो डाउट। ऑन द लेट मैसेकरेन पाइडमेंट, ये भी मिल्टन का है। ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये भी मिल्टन का है। लाइफ ऑफ मिल्टन जो है वो इनका नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा सोनेट जो है वो मिल्टन का नहीं है? लाइफ ऑफ मिल्टन, डी। 139 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफोर्ट इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी हु सेड। मिल्टन में हमेशा प्रयास का आभास होता है, शेक्सपियर में शायद ही कोई। एक किसने कहा? तो ये कहने वाले कौन थे? विलियम हैजलिट थे। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज मैं बताना भूल गया। मैंने ये बात तो बताई थी, ये तीनों इनके क्या हैं? सोनेट हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि लाइफ ऑफ मिल्टन क्या है, ये क्यों इनका सोनेट नहीं है। तो ये जो लाइफ ऑफ मिल्टन है वो सोनेट तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। ये क्या है? इनकी एक बायोग्राफी है जो कि सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी। तो अब कंफर्म हो गया, ये क्या है? इनकी एक बायोग्राफी यानी कि जीवनी है और इस जीवनी को लाइफ ऑफ मिल्टन करके किसने? सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। अब देखो आगे 139 पे, इसको भी थोड़ा हैजलिट के द्वारा है और मिल्टन ने हमेशा हमेशा जो है प्रयास का आभास होता है, शेक्सपियर में शायद ही कोई। ये किसने कहा? तो ऐसे कुछ समझ नहीं आता, मैं थोड़ा ऐसे डिटेल करता हूँ बढ़िया अपनी भाषा में, यानी कि देहाती भाषा में।
मिल्टन में हमेशा प्रयास का अभाव रहता है। मतलब ये है कि हैजलिट कहना चाहते हैं कि मिल्टन की कविता में मेहनत, जो एफोर्ट होता है, गंभीरता होती है, वो दिखती है। यानी कि वो प्रयास करते हैं अपनी कविताओं में चीजों को गंभीर दिखाने के लिए। लेकिन शेक्सपियर में शायद ही कोई, शेक्सपियर की रचनाएं बहुत नेचुरल, स्वाभाविक लगती हैं, जैसे बिना प्रयास के लिखी गई हैं। तो समझ में आया? इसमें तुलनात्मक अर्थ है थोड़ा। मिल्टन की शैली, मिल्टन के वर्क में आपको गंभीरता मिलेगी, प्रयासपूर्ण शैली मिलेगी, जबकि शेक्सपियर की वर्क्स में एकदम सहज प्राकृतिक शैली मिलेगी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कमेंट किसने कहा? विलियम हैजलिट ने। अगला 140 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, वेयर डज द लाइन अपीयर। जो बल से जीतता है वह अपने शत्रु को केवल आधा ही हरा पाता है। ये पंक्ति कहाँ आपको मिलेगी? तो ये पैराडाइज लास्ट में आती है। जो बल से जीतता है वो अपने दुश्मन को केवल आधा ही हरा पाता है। मतलब क्या हुआ? जो बल से जीतता है यानी कि जो व्यक्ति केवल शक्ति यानी कि फोर्स से जीतता है, वह असली वह अपने शत्रु को केवल आधा ही हरा पाता। मतलब असली जीत तब होती है जब मन यानी कि माइंड, आत्मा यानी कि स्पिरिट को भी जीत लिया जाए। मिल्टन यहाँ पर यह संदेश देना चाहते हैं केवल शारीरिक जीत जो है वो पर्याप्त नहीं है। सच्ची जीत वही है जिसमें नैतिकता हो, मोरल हो, स्पिरिचुअलिटी हो, यानी कि मानसिक विजय हो। ठीक है, चलो। तो हाफ विक्ट्री ध्यान बनाए रखना। कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, पैराडाइज लास्ट। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है हु सेड इन द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट शेक्सपियर एंड मिल्टन वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। ये किसके द्वारा कमेंट किया गया है आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूं ये कमेंट किसके द्वारा, मार्क पैटसन के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझ लीजिएगा कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट में शेक्सपियर और मिल्टन इंग्लिश देश को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मार्क पैटिसन है ना, यही तो बात कहना चाह रहे हैं इस लाइनों में कि ये किसने कहा, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट में शेक्सपियर और मिल्टन इंग्लिश देश को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा इसको थोड़ा समझ लो अच्छे से। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट का मतलब, इसका अर्थ ये एक काल्पनिक यानी कि एक इमेजिनरी कोई सभा है जहां दुनिया के सभी महान कवि इकट्ठा होंगे। शेक्सपियर और मिल्टन यानी कि विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन को इंग्लैंड के सबसे महान कवि माना जाता है। तो ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यदि दुनिया के कवियों की कोई सभा होगी तो इंग्लैंड की ओर से ये दो कवि जो हैं वो सबसे उपयुक्त प्रतिनिधि होंगे हमारी तरफ से। ये तो बात बोल रहा है। तो मार्क पैटिसन ये बताना चाहते हैं कि शेक्सपियर नाटक यानी कि ड्रामा, मानवीय स्वभाव के महान चित्रकार होंगे, और जो मिल्टन है वो इपिक पोइट्री यानी कि धार्मिक दार्शनिक विचारों के महान कवि होंगे। तो ये दोनों मिलकर के इंग्लिश लिटरेचर की सर्वोच्च उपलब्धि को दर्शाते हैं। और इसीलिए इस स्टेटमेंट का मतलब ही यही है कि विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन इंग्लैंड के सबसे महान और प्रतिनिधि कवि हैं। समझ में आई बातें? लंबा हो जाता है ज्यादा डिटेल करने से, इसलिए बचता रहता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन 1649 आफ्टर किंग चार्ल्स आई वाज एग्जीक्यूटेड एंड ओनली ओलिवर क्रॉमवेल केम टू पावर हु वाज अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी। बोला गया है कि 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दिए जाने और ओलिवर क्रॉमवेल के सत्ता में आने के बाद किसे लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था? तो जॉन मिल्टन को बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने जो है किंग चार्ल्स फर्स्ट जो था इसके एग्जीक्यूशन का सपोर्ट किया था इसलिए। और क्रॉमवेल सरकार की तरफ से इनको ये ऑफर दिया गया था, क्योंकि क्रॉमवेल सरकार जो है बाद में स्थापित हो गई थी। तो ओलिवर क्रॉमवेल जब शासन पे बैठ गए तो खुश होकर के इन्होंने कि चल तू मेरे सपोर्ट में है, इसलिए मैं तुझे लैटिन सेक्रेटरी बना देता हूं। अगला 143 नंबर पे, इन विच वर्क डिड मिल्टन कॉल शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। बोला गया मिल्टन ने किस रचना में शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड बोला था? तो किसमें बोला? एल एलेग्रो में बोला है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। इन लाइनों का मतलब सिर्फ इतना है, जरा ध्यान से समझिएगा
स्वीटेस्ट शेक्सपियर से मतलब यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा की गई है। स्वीटेस्ट का अर्थ बहुत मधुर, सुंदर और प्रभावशाली कवि के रूप में है। अगर हम फैंसी चाइल्ड की बात करें तो फैंसी का अर्थ होता है कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, और इसका मतलब होता है कि शेक्सपियर को कल्पना का पुत्र यानी कि चाइल्ड ऑफ इमेजिनेशन इन लाइनों में कहा गया है। यानी उनकी जो रचनाएं हैं वो अत्यंत कल्पनाशील और रचनात्मक हैं। ये जो लाइन है वो जॉन मिल्टन की कविता एक एल एलेग्रो है उसमें आती है। एल एलेग्रो का मतलब ही यही होता है हैप्पी मैन, जॉयफुल। ठीक है, तो इस कविता भी कैसी होगी, जॉयफुल होगी, जिसमें आनंद होगा, संगीत होगा, नाटक होगी, कला होगी, इन सब का वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, इसी प्रेफरेंस में, इसी संदर्भ में मिल्टन ने शेक्सपियर की प्रशंसा की, जिसमें मिल्टन मानते थे कि जो शेक्सपियर की रचनाएं हैं वो नेचुरल है, इमेजिनेटिव है, जॉयफुल है, यानी कि प्राकृतिक है, कल्पनाशील है और आनंदफुल है, और इसीलिए उन्होंने फैंसी चाइल्ड बोल दिया। मिल्टन ने शेक्सपियर को ये उपाधि अपनी कविता एल एलेग्रो में दी। अब आप इसे याद कैसे करोगे, ऐसे याद करोगे कि मिल्टन ने शेक्सपियर को फैंसी चाइल्ड बोला। अगला क्वेश्चन 144 नंबर पे देखो क्या है। बोला गया है जॉन मिल्टन रोड द पास्टोरल इलेजी लैसिडस इन द मेमोरी ऑफ, यानी कि जॉन मिल्टन ने जो पास्टोरल इलेजी है लैसिडस वो किसकी याद में लिखा है। तो किसकी याद में लिखा है, यहाँ पर एडवर्ड किंग, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है, बोला गया है whom does Milton accuse in Paradise Lost as the son of Belial found with the insolence of wine। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहीं एक जगह पर मैंने कुछ अलग बता दिया था खाली, मुझे लग रहा कबालियर पोइट्री, और यहाँ पे सभी एंग्लिकन क्लेयर्जी के लिए भी बोला गया है कबालियर पोइट्स और अपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, जरा समझो क्वेश्चन को। अगर हम हिंदी में समझना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरीके से, पहले तो मैं इसकी रियल लैंग्वेज बता देता हूँ क्या है, फिर मैं अपने शब्दों में यानी कि देहाती भाषा में बताऊंगा कि क्या है। सरल शब्दों में, मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में किसे बेलियल के बेटे बदतमीजी और शराब के नशे में धुत कह करके दोषी ठहराया है। तो ऊपर ये जो तीन लोग हैं तीनों को ठहराया है। ठीक है, अब कैसे, मान लीजिए पैराडाइज लास्ट से ये लाइनें ली गई हैं, तो जो पैराडाइज जिन लोगों ने पढ़ी है उन लोगों को पता होगा अच्छे से बेलियल कौन था, एक दुष्ट था, एक इविल प्राणी था, जो नरक यानी कि जो हेल था, हेल के राक्षसों में से एक था। बेलियल एक प्रकार का राक्षस ही था, ये मान लीजिए। और मिल्टन के अनुसार बेलियल के जितने अनुयायी होते हैं वो सब आलसी, भोग विलासी, नैतिक रूप से कमजोर होते हैं। और इसीलिए अब हम इन विकल्पों को तीनों को समझाते हैं कि उन्होंने ऐसी तुलना क्यों की। तो मिल्टन, जो एंग्लिकन क्लर्जी होते हैं वो कौन होते हैं, पादरी होते हैं। एंग्लिकन क्लर्जी किसको, पादरियों को बोला जाता है, चर्च के। तो मिल्टन चर्च के कुछ जो पादरी होते हैं उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें नैतिक रूप से कमजोर और भ्रष्ट मानते हैं, इसीलिए तुलना की। अब दूसरा बी ऑप्शन आ जाओ, कबालियर पोइट क्यों है। ये जो कबालियर पोइट होते हैं ये सब लग्जीरियस लाइफ जीते थे, खूब भोग विलास वाली जिंदगी जीते थे, प्रेम करते थे, शराब का समर्थन करते थे। ठीक है, तो मिल्टन की गंभीर और धार्मिक सोच के ये विपरीत थे ये सभी लोग कबालियर पोइट, तो इसलिए उन्होंने इसको भी बेलियल, सन ऑफ बेलियल बोल दिया। ठीक है, अगला अब तीसरा ऑप्शन आ गया, कौन सा है, द अपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ। मिल्टन कॉमनवेल्थ जो कि ओलिवर क्रॉमवेल शासक के समर्थक थे, और यहां पे बोला गया अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, यानी कि जो कॉमनवेल्थ शासन के विरोधी थे, यानी कि जो लोग इसके विरोधी थे, किसके, ओलिवर क्रॉमवेल के शासन के जो विरोधी थे, उन्हें भी मिल्टन गलत मानते थे, और जब गलत मानते थे तो उनको भी सना बेलियल बोल दिया, दुष्ट बोल दिया, राक्षस बोल दिया। समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन हमारे कैसे सही हैं। तो बेलियल के बेटे का कहना है कि सिंबॉलिक इंसल्ट है ये एक प्रकार की। मिल्टन को ये सभी जो समूहों में क्या देखते थे, अनैतिकता देखते थे, आलसीपन देखते थे, करप्शन देखते थे, और इसी सेंस में उन्होंने इन तीनों को सन ऑफ बेलियल बोल दिया। ठीक है, इतना डिटेल आपको समझा दिया हमने। अब हम आगे देखो डिस्कस करते हैं, आगे क्या है। बोला गया है कि 146 नंबर पे, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, दीज लाइन्स आर ओपनिंग लाइन ऑफ। ये लाइन ओपनिंग लाइन है और किसकी है, सैमसन अगोनिस्ट की है, ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो बी ऑप्शन हमारा ये तो बता ही चुके हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स मतलब क्या है इसका। यहां कहा जा रहा है कि यहां रोने से, टीयर्स का कोई कारण नहीं है,
यहाँ दुख के बावजूद धैर्य यानी कि पैशेंस और संयम रखना चाहिए। जब भी आपके पास दुख हो, परेशानी हो, तो आंसू बहाने से उसका कोई मतलब नहीं लगता है। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स। यहाँ पे आंसुओं की कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है। इस पंक्ति में जॉन मिल्टन जो है, एक सैमसन एगोनिस्ट की शुरुआती लाइनें हैं जिसमें ड्रामेटिक पोइम है और बाइबल के पात्र सैमसन पर ये आधारित है। सैमसन इसमें अंधा हो चुका है और बहुत ज्यादा कष्ट में होता है और फिर कविता की शुरुआत में ही ये कहा जाता है, केवल रोने से कुछ नहीं होगा, साहस और सहनशीलता जरूरी है। यानी कि मिल्टन यहाँ संदेश देते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ जो होती है, हमारा आत्मबल होता है, उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स। ठीक है। जो दुख में भी धैर्य रखने का संदेश देती है ये लाइन। तो सैमसन अगोनिस्ट। अगला 147 नंबर पे दिखाया गया है, बोला गया है कि मिल्टन्स प्योरिटेनिज्म इज रिवील्ड इन द कंडेमनेशन ऑफ करप्ट क्लर्जी इन। मिल्टन का प्योरिटेनिज्म करप्ट क्लर्जी की बुराई में कहाँ दिखता है? तो कहाँ दिखता है? ये लेसिडस में दिखता है। किस में दिखता है? लेसिडस में। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। जरा इसको समझ लीजिएगा। मिल्टन का प्योरिटेनिज्म, जॉन मिल्टन एक प्योरिटन थे। प्योरिटन का मतलब होता है धार्मिक सुधारवादी और प्योरिटन चर्च की बुराइयों के खिलाफ थे। यानी कि करप्ट क्लर्जी का मतलब ही यहाँ पर क्या है? जो करप्ट क्लर्जी ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है, क्लर्जी का मतलब होता है चर्च के पादरी और करप्ट का मतलब होता है जो नैतिक रूप से गिरा हुआ व्यक्ति हो, भ्रष्ट व्यक्ति हो, उसको कहते हैं। अब मिल्टन उन पादरियों की आलोचना करते हैं जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते थे और लेसिडस की ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है, मिल्टन यानी कि शेफर्ड्स जो पादरी होते हैं उनको दोष देते हैं। अब इस लाइनों में एक चीज और बोली गई है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला गया है, वे केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, लोगों के आध्यात्मिक देखभाल नहीं करते। आज की देश में भी बोलना नहीं चाहिए, मैं तो राजनीतिक और धार्मिक बातों पर बोलने से बचता रहता हूँ, लेकिन इतना इन दोनों चीजों में इतना ज्यादा करप्शन है कि और किसी भी चीज में इतना करप्शन नहीं हो सकता जितना धार्मिक और राजनीतिक चीजों में है। अगला, ये मिल्टन के प्यूरिटन विचारों को दर्शाता है कि चर्च की शुद्ध और ईमानदार होना चाहिए। अर्थात लेसिडस में मिल्टन ने करप्ट क्लैर्जी की कड़ी आलोचना की है और उसी सेंस में इन लाइनों को बोला गया है कि मिल्टन का जो प्यूरिटेनिज्म है वो करप्ट क्लैर्जी की बुराई में कहाँ दिखता है? तो लेसिडस में दिखता है और उसी में वो इसकी बुराई करते हुए नजर आते हैं। अगला 148 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है, टीयर्स सच एन एंजल्स बी फ्लोड अपीयर्स इन। कि जो टीयर्स लाइक एंजल्स बी फ्लोड, ये पंक्ति कहाँ से आती? ये भी पैराडाइज लास्ट से है। टीयर्स लाइक एंजल्स बी का मतलब होता है कि आंसुओं की तुलना, एंजल एंजल मीन्स होता है देवदूत, तो मतलब ये है कि यहाँ के जो टीयर्स हैं, आंसू हैं, आंसुओं की तुलना देवदूतों के रोने से की गई है। ये एक प्रकार का सिमिली यहाँ पर यूज किया गया है, एज, है ना। और फ्लोड का मतलब क्या होता है? बहते चले जाना। इसका मतलब है आंसू जो है वो लगातार बह रहे हैं। अगर हम पूरी लाइन को एक अर्थ में बताएं तो ये कह सकते हैं कि आंसू इतने पवित्र और गहरे हैं जैसे देवदूत रो रहे हों। टीयर्स सच एज एंजल बी फ्लोड। समझ में आया? पैराडाइज लास्ट में एडम और ईव के दुख यानी कि फॉल ऑफ मैन के बाद को दर्शाती हैं और इस लाइन को जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर भी एक भावनात्मक पीड़ा और पवित्रता नजर आएगी और ये लाइन भी हमारी पैराडाइज लास्ट की है, तो इसका मतलब इन लाइनों में भी एक भावनात्मक पीड़ा और पवित्रता नजर आती है। 149 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा देखो। बोला गया, विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मिल्टन का ऐसा कौन सा वर्क था जो रेनेसा और रिफॉर्मेशन का प्रोडक्ट है? तो पैराडाइज लास्ट होगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन पैराडाइज लास्ट। अगला 150 नंबर का क्वेश्चन है, आर्केड्स 1634 बाय मिल्टन इज अ। जो मिल्टन का आर्केड्स है जो कि 1634 में आया है, ये क्या है? ये एक मास्क है। क्या है? आर्केड्स एक मास्क है। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 151 पे इंपॉर्टेंट है, दाउ कांस्ट कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड वेयर डज द लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ आती है? ये कॉमर्स की लाइनें हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इसलिए मैं इनको हिंदी में भी आपको डिटेल कर देता हूँ। तुम मेरे मन की आजादी को छू नहीं सकते।
है ना, यू कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। मेरा मन इतना पवित्र है, इतना प्योर है कि आप उसकी आजादी को छू भी नहीं पाओगे। तो ये कॉमर्स की लाइनें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 152 नंबर पे देख लो क्या बोला गया है कि एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट लाइन, और मन शांत हो गया, सारा जुनून खत्म हो गया। ये लाइनें किसकी हैं? ये सैमसन अगोनिस्ट की हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 153 नंबर पे, सैमसन अगोनिस्ट इज क्लासिकल इन फॉर्म बट इन थीम इट इज। सैमसन अगोनिस्ट फॉर्म के रूप में क्लासिकल क्लासिकल है, लेकिन थीम में ये क्या है? तो थीम में ये हैब्रिक है। हैब्रिक सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 154 नंबर पे, बोला गया है नाउ टाइमली सिंग एर द रूड वर्ड ऑफ हेथ अपीयर्स इन। ये लाइनें ओ टू नाइटिंगल, ठीक है, जो कि मिल्टन का है, वहां से ली गई हैं। मैं जरा इसको डिटेल भी कर देता हूं कि इसमें क्या कहा गया है। मतलब ये है इन लाइनों का, इन लाइनों में सिर्फ इतनी बात बोली गई है कि सिंग इन टाइम, अब समय पर गाओ। कवि जो है वो नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल से गाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये संगीत और प्रकृति के आनंद को दर्शाता है। अगला बोला गया है कि एयर दी रूड वर्ड यानी कि असभ्य पक्षी, रूड वर्ड ऑफ हेट, नफरत के बदतमीज पक्षी से पहले। तो ये कोई मीनिंग थोड़े ना हुआ। अब जरा मीनिंग यहाँ पे ऐसा शब्द क्यों यूज किया गया जरा समझो। यहाँ रूड वर्ड का अर्थ है कठोर, कोई कठोर या कर्कश आवाज वाली पक्षी जैसे कौवा। और मिल्टन मधुर यानी कि स्वीट, और कर्कश यानी कि हर्ष। ध्वनि में क्या देखते हैं? अंतर दिखाते हैं इन लाइनों में। तो ये जो पंक्ति है, जो लाइन है, जॉन मिल्टन की कविता में आती है। नाइटिंगेल स्वीट वर्ड की प्रशंसा करते हैं, और मिल्टन अक्सर प्रकृति और संगीत को आनंद यानी कि जॉय और सौंदर्य यानी कि ब्यूटी से जोड़ते रहते हैं। यहाँ पर दो चीजों की तुलना की गई है। नाइटिंगेल यानी कि मधुरता से, उसकी जो आवाज होगी वो मधुर होगी, और रूड वर्ड यानी कि असभ्य पक्षी, यानी कि वहां पे पक्षी असभ्य नहीं है, बल्कि उसकी जो आवाज है वो बहुत कर्कश है, कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो मिल्टन हमको ये मैसेज देते हैं कि जीवन में सुंदर और मधुर चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और जो बुरी चीजें हैं उनको त्याग देना चाहिए। ठीक है। अगला 155 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, भाइल दी स्टिल मॉन वेंट आउट विद संडल्स ग्रे फ्रॉम। ये लाइन पहले भी मैं रिपीट कर चुका हूं, तो सीधे ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा। लेसिडस की ये लाइनें हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 156 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, इन पैराडाइज लास्ट बुक नाइन्थ एडम वाज ओवरकम्ड बाय। पैराडाइज लास्ट बुक नाइन्थ में एडम किससे प्रभावित हुआ था? तो फीमेल चार्म था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, और इससे तो हर कोई प्रभावित हो जाता है। बी। अगला नेक्स्ट क्या है हमारा, बोला गया है फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ मास्क। 157 नंबर पे बोला गया है कि इंग्लैंड ने मास्क का आइडिया कहां से लिया था, कहां से बारो किया था? तो इटली से। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ए 158 नंबर पे बोला गया है कि हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलॉसफी अपीयर्स इन। दिव्य दर्शन कितना आकर्षक है, ये कहाँ लिखा है? तो ये कॉमर्स की लाइनें हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा, हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलॉसफी, कॉमर्स। अगला 159 नंबर पे बोला गया है कि व्हेन डिड द ग्रेट प्लेग अकर। बोला गया है कि ग्रेट प्लेग कब आया था? तो ये कब आया था? 1665 में इंग्लैंड के अंदर ग्रेट प्लेग आई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 160 नंबर पे पैराडाइज लास्ट, हु केम लास्ट अमंग द फॉलन एंजल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराडाइज लास्ट में, जो लास्ट क्या लिखा है, हु केम लास्ट, सबसे अंत में कौन सा फॉलन एंजल एंजल आया था? तो फॉलन एंजल में सबसे आखिर में कौन आया था? पैराडाइज लास्ट में कौन आया था? बेलियल। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है ये। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 161 नंबर पे, लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल अपीयर्स इन। तो ये लाइनें कहां से? कोई ए ना माने कि नर्क में धन बढ़ता है। ये लाइनें पैराडाइज लास्ट की हैं। लेट नन एडमायर, कोई भी इस चीज की प्रशंसा करे या ना करे, दैट ग्रोज रिचेस ग्रोज, कि नर्क में हम और ज्यादा धनी हो जाते हैं। तो ये लाइनें कहाँ की हैं? पैराडाइज लास्ट की हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं इनको। ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों में लेट नन एडमायर जो दे रखा है, इसका मतलब ये है कि कभी चेतावनी दे रहा है कि कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास ना करे
किस बात पर? डेट रिचेज ग्रोज इन हेल, कि नरक में धन बढ़ता है। यानी कि जो हेल है, हेल को एक ऐसा सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मिल्टन कहना चाहते हैं कि जो बुराई है, इविल है, अधर्म से कभी वास्तविक लाभ नहीं मिलता। उनके कहने का मतलब ये है, जॉन मिल्टन जो है इसमें सतन और उसके जो अनुयायी हैं उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि पाप से, बुराई से, अधर्म से आप कभी भी भौतिक लाभ, शक्ति या लालच को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि बुरे रास्ते में मिलने वाला लाभ असली नहीं होता। सच्ची समृद्धि केवल अच्छाई, गुडनेस में ही है। आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत से बड़ा ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई आपका लाभ होता है। तो पैराडाइज लास्ट में ही आती हैं, और बुराई से कभी सच्चा लाभ नहीं मिलता, यही बात हमको सिखाई गई है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि दी ओपनिंग 16 लाइन ऑफ पैराडाइज लास्ट कंप्राइज। बोला गया है जो ओपनिंग 16 लाइन है पैराडाइज लास्ट की, उनको किस में कंप्राइज किया गया है? तो एक वन सेंटेंस में। यानी कि शुरुआत की 16 लाइनें में कोई पैराग्राफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक ही सेंटेंस में पूरा लिखा गया है उसको। अगला देखो 163 नंबर पे क्या बोला गया है? बोला गया है कि वेयर देयर इज लेबर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। सैमुअल जॉनसन ने किसकी आलोचना की? तो लैसिडस की आलोचना की है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन, यहाँ कल्पना, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल इसीलिए होता है, ठीक है। नॉन फिक्शन जो होती है वो रियल होती है और फिक्शन क्या होती है? काल्पनिक होती है। तो जहां फिक्शन के लिए समय यानी कि फुर्सत हो, मतलब कभी अपनी कल्पना का उपयोग कर रहा है, जैसे पास्ट्रल इमेजरी कह सकते हो इसको। और देयर इज अ लिटिल ग्रीफ, वहां वास्तविक दुख यानी कि रियल ग्रीफ कम होता है। सैमुअल जॉनसन के कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति सच में दुखी है तो वह इतनी कल्पनाएं यानी कि फिक्शन नहीं करेगा। उन्होंने जॉन मिल्टन की कविता लैसिडस की आलोचना करते हुए कहा है कि ये कोई शोक गीत यानी कि एलेजी है। मानता हूं ये एलेजी है, लेकिन इसमें बहुत अधिक कल्पना यानी कि पास्टरल स्टाइल का यूज किया गया है, इसीलिए वास्तविक दुख कम और इसमें आर्टिफिशियल दुख ज्यादा लगता है। जॉनसन के अनुसार लैसिडस के सच्चे दुख की कमी है, ये बात बोली थी। तो वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ, सैमुअल जॉनसन के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था जॉन मिल्टन की लैसिडस को, कि इसमें जॉन मिल्टन ने जो लैसिडस में लिखा है इसमें जितना दुख दिखाया है उतना दुख मालूम नहीं होता है, हमें तो लगता है कि कल्पना कर ली है इन्होंने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड इज समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी हु सेड। देखो, सॉलिट्यूड इज सम टाइम बेस्ड सोसाइटी, एकांत कभी कभी सबसे अच्छा समाज होता है, ये किसने कहा? जॉन मिल्टन ने कहा है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले रहना या दूसरों से दूर रहना। इस समटाइम्स बेस्ट सोसाइटी का मतलब कभी कभी अकेलापन ही सबसे अच्छा साथी होता है, ठीक है। मिल्टन का मतलब यह है कि हर समय भीड़ या समाज में रहना जरूरी नहीं, अकेले रहकर व्यक्ति सोच सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। यह विचार मिल्टन के शांत और चिंतनशील स्वभाव को दर्शाते हैं, जैसे इल पेंसेर्सो की हम बात करते हैं। इसीलिए मिल्टन के अनुसार एकांत भी एक अच्छा साथी हो सकता है दोस्त। 155 नंबर पे देखो क्या बोला गया है। मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिल्टन ने लिखना शुरू करा पैराडाइज लास्ट को 1658 में, लिख करके कंप्लीट कर दिया था, लिख करके कंप्लीट कर दिया था 1665 में, और फिर इसको 2 साल बाद 1667 में इसको क्या कराया? पब्लिश कराया, ठीक है। तो किसकी हम चर्चा कर रहे हैं? तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पैराडाइज लास्ट की। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 166 नंबर पे, कॉमस इज द सन ऑफ। ये जो कॉमस है वो किसका बेटा दिखाया जाता है? तो बैकस और सिर्स का बेटा दिखाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 167 नंबर का क्वेश्चन है, बी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क हु सेड। ये किसने कहा? ये कहने वाले कौन है? डॉक्टर जॉनसन है। जरा डिटेल से समझ लो इसको। मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि पैराडाइज लास्ट को हम एक कार्य यानी कि टास्क की तरह पढ़ते हैं। सैमुअल जॉनसन यही बात तो कहते हैं, बी रीड पैराडाइज लास्ट, यानी कि यहाँ पर पैराडाइज लास्ट की बात हो रही है, और एज अ टास्क, एक टास्क की तरह। जो जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन है, इनका अर्थ है कि लोग इस
एपिक को आनंद के लिए नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी ड्यूटी की तरह पढ़ते हैं। मतलब अगर हम इसके डीप मीनिंग की बात करें तो जॉनसन के अनुसार पैराडाइज लॉस्ट एक महान कृति है, बहुत फेमस हुई ये, लेकिन ये बहुत सीरियस और कॉम्प्लेक्स और हैवी है, लेकिन इसे पढ़ना आसान और मनोरंजक नहीं है, बल्कि ध्यान और मेहनत यानी कि बहुत इफोर्ट की जरूरत होती है। उनका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये काव्य महान है पर आनंददायक यानी कि इंटरटेनिंग कम है। ठीक है। और इसीलिए सैमुअल जॉनसन का कहना है कि पैराडाइज लास्ट को लोग अक्सर मजे के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य समझ करके पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है मिल्टन्स डेविल इज सुपीरियर टू द गॉड हु सेड, ये किसने कह दिया? अब ये बोलने वाले कौन है कि मिल्टन का जो डेविल है वो गॉड से सुपीरियर है? किसने कहा? तो विलियम हैजलिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल्टन्स डेविल इज सुपीरियर टू दी गॉड, विलियम हैजलिट। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और 169 पे अगर हम बात करें तो बोला गया है कि विच वर्क अटैक्स चर्च करप्शन एंड सपोर्ट डेमोक्रेसी, कौन सा वर्क, कौन सी रचना चर्च के भ्रष्टाचार पर हमला करती है और लोकतंत्र का समर्थन करती है? तो ऑफ रिफॉर्मेशन, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ रिफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन 170 नंबर की अगर हम बात करें, मिल्टन्स फ्रेंड हु सेट हिज वर्ड्स टू म्यूजिक, मिल्टन का दोस्त जिसने उनके शब्दों को संगीत में ढाला यानी कि हेनरी लॉज हो जाएंगे, सी ऑप्शन। 171 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो हु रोट द डिवाइन ट्रैक्ट, बोला गया है, ओ माफ करो, डाइवोर्स ट्रैक्ट। डाइवोर्स ट्रैक्ट किसने लिखे? तो जॉन मिल्टन के द्वारा डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे गए थे। अच्छा, डाइवोर्स ट्रैक्ट कब आए थे? 1643 में, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स करके। ठीक है। एक और आया था 44 में भी, जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवोर्स। ठीक है। 1644 में दो वर्क और याद बनाए रखना, ऑफ एजुकेशन और एरोपेजिटी का। ठीक। चलो, 172 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि विच वर्क सपोर्ट प्रैक्टिकल एजुकेशन, कौन सी रचना प्रैक्टिकल एजुकेशन का समर्थन करती है? तो कौन सी ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें इसी बात को उन्होंने, जो जॉन मिल्टन थे, जब आप इस वर्क को पढ़ोगे तो उन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ही बहुत ज्यादा जोर दिया है। ठीक है। अगला 173 नंबर पे, मिल्टन्स लास्ट बैलूम 1671 कंटेन्स, तो मिल्टन का जो आखिरी बैलूम था 1671 में शामिल है, कौन शामिल है? पैराडाइज रीगेंट और सैमसन एगोनिस्ट, ये दोनों एक साथ आई थी। हमने इन्हीं को तो बताया था कि आपको बताना है 1671 में पैराडाइज रीगेंट के साथ एक और इनका क्लॉजेट ड्रामा जो है वो पब्लिश हुआ था, उसका नाम क्या है? तो सैमसन एगोनिस्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्यूरिटन्स इन एलिजाबेथन एज बर इन, एलिजाबेथन युग में प्यूरिटन थे, ये कौन थे? तो माइनॉरिटी। ठीक है, प्यूरिटन उस समय बहुत माइनॉरिटी थे। माइनॉरिटी का मतलब अल्पमत में थे, अल्प संख्या में थे। मेजॉरिटी होती है वो बहुसंख्यक होती है। अगला, हु रोट एसे ऑन मिल्टन, एसे ऑन मिल्टन किसने लिखा? तो मैकाले के द्वारा लिखा गया एसे ऑन मिल्टन, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 176 नंबर पे, एल एलेग्रो इनवोक्स, एल एलेग्रो में किसका आह्वान किया जाता है? तो प्रसन्नता का मृत। ठीक है। अगला 177 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट लाइन ऑफ सैमसन अगोनिस्ट इज, सैमसन अगोनिस्ट की लास्ट लाइन कौन सी है? काम ऑफ माइंड ऑल पेशन स्पेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा हिंदी में भी समझ लो, ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट लाइन है, या तो किसी वर्ग की फर्स्ट लाइन पूछी जाती है या लास्ट लाइन पूछी जाती है, तो इसलिए डिटेल करना जरूरी है। काम ऑफ, काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट, काम ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की शांति। अंत में सैमसन को मानसिक शांति यानी कि इनर पीस मिल जाती है, उसने अपने संघर्ष और कष्टों को पार कर लिया है। ऑल पैशन स्पेंट यानी कि उसकी जो सभी भावनाएं हैं वो अब समाप्त हो गई, उसके भीतर का क्रोध, दुख, संघर्ष सब खत्म हो चुका है, अब वह पूरी तरीके से शांत और संतुलित है। मतलब ये है, हमारे जीवन में संघर्ष, कष्ट, ठीक है, क्रोध, दुख, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ठीक है, रिश्ते, नातेदार, ये तब तक रहते हैं जब तक हमारे शरीर में सांस रहती है। लेकिन जब हम मर जाते हैं, आखिरी सांस लेते हैं, तो एकदम हमारी सभी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। उसी सेंस में इन लाइनों को बोला गया है, क्योंकि सैमसन एगोनिस्ट आखिरी सांस ले रहा है, बिल्कुल मर रहा है। तो
समझ गए सैमसन एगोनिस्ट की ये लास्ट लाइनें हैं। जॉन मिल्टन ने इसमें सैमसन की दुखद लेकिन महान यात्रा को दिखाया है पूरी कविता में। जो सैमसन होता है वो बहुत ज्यादा सफरिंग में होता है, अंधा हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है उसके अंदर, ह्यूमिलेशन दिखाया जाता है, बहुत अपमान से गुजरता है, ठीक है, और अंत में उसकी स्पिरिचुअल पीस मिल ही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहाँ है, तो इसको अंडरलाइन कर दें, बी ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू बी वीक इज मिजरेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, टू बी वीक इज मिजरेबल, कमजोर होना दुखी है। आप कमजोर मत होइए, लोग आपकी हमेशा कमजोरी का फायदा उठाएंगे, कहीं पर भी जाइए। आप सोचते हो कि हम अपने आप को कमजोर पहलू रखेंगे, तो वो आपकी कमजोरी का ही फायदा, ताकतवर से कोई बढ़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए यहां पर बोला गया टू वीक इज मिजरेबल, कमजोर होना दुखी है। अगर आप अपने आप को कमजोर साबित करते हो तो आपके दुखों, आपके जीवन के दुख कभी समाप्त नहीं होंगे। लिख के रख लीजिए, पैराडाइज लास्ट की लाइनें हैं। 179 पे, फॉल ऑफ मैन सोन इन, ठीक है, मनुष्य का पतन दिखाया गया है। तो मनुष्य का पतन किस में दिखाया गया, बुक नंबर 4th में और 9th में, ठीक है, बुक नंबर 4th और 9th में मनुष्य का पतन दिखाया गया, फॉल ऑफ मैन दिखाया गया। 180 नंबर का क्वेश्चन है, ये रिपीट है, ठीक है, सॉलिट्यूड इज बेस्ट सोसाइटी, एकांत सबसे अच्छा समाज है, कहाँ मिलता है, ये पैराडाइज लास्ट की ही लाइनें हैं, ठीक है, पैराडाइज लास्ट की लाइनें हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि द माइंड इज इट्स ओन पीस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, मन अपनी जगह है और अपने आप में नर्क को स्वर्ग और नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना सकता है, ठीक है। जरा इसे थोड़ा सा समझ लो, ये पैराडाइज लास्ट की ही लाइनें हैं लेकिन अच्छी हैं। जो मनुष्य का मन है ना, वही वास्तविक दुनिया बनाता है, वही स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। तो अपने मन को जरूर बनाए रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसे लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, मन अपनी जगह पर है, यानी कि जो माइंड होता है, मन स्वतंत्र है, वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। इंसान का जो सोचने का तरीका ही उसकी दुनिया बनाता है। आपकी एक सोच जो है आपकी जिंदगी बदल सकता है। व्हाट एन आइडिया सर जी वाला है ना, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। एंड इन इटसेल्फ कैन मेक, और अपने आप में बना, जो क्या लिखा है, इन इटसेल्फ कैन मेक, और अपने आप में बना सकता है, यानी कि मन में इतनी शक्ति है कि वह खुद ही स्थिति को बदल सकता है। अ हेवन ऑफ हेल, आप चाहो तो नर्क को स्वर्ग बना सकते हो। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो कठिन परिस्थितियों में भी, जो आपके जीवन की कठिन परिस्थितियां होती हैं, वो भी आपको अच्छी लगने लगती हैं। अ हेल ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग को नर्क बना सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, ठीक है, तो जो आपके साथ अगर अच्छी परिस्थितियां भी हैं, हेवन भी है, तो भी आपकी नेगेटिविटी के चक्कर में वो परिस्थितियां, अच्छी परिस्थितियां जो है बुरी परिस्थितियों में बदल जाएंगी। देखो, स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है, स्वर्ग और नर्क सब कुछ यहीं पर है। अगर आप अपना जीवन खुशियों के साथ अच्छे से व्यतीत कर रहे हो, आप स्वर्ग में जी रहे हो। अगर आप अपना जीवन बहुत कष्ट में जी रहे हो, ठीक है, बहुत बुरी परिस्थितियों में जी रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो समझ लो आप नर्क में जी रहे हो। अगला, तो ये पैराडाइज लास्ट की लाइनें हैं। 182 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, बोला गया है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट पैराडाइज लास्ट। अब चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि पैराडाइज लास्ट के बारे में सही बात क्या है। तो रेनेसा प्रोटेस्टेंट, रेनेसा प्रोटेस्टेंट एपिक, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला 183 नंबर पे, लेट अस रेन इन हेल, चलो नर्क में राज्य करें, किसने कहा, बी सैटर्न हो जाएगा, एक ही व्यक्ति कह सकता है जिसे गुलामी पसंद नहीं है। हुज पोएट्री इज लाइक एन इनकैंटेशन, बोला है इनकैंटेशन क्या होता है, एक मंत्र की तरह, यानी कि किसकी कविता एक मंत्र की तरह है, मैकाले। तो कौन सा, मैकाले के द्वारा बोला गया, मिल्टन की कविताएं इनको कैसी लगती हैं, एक मंत्र की तरह लगती हैं। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर पे, देखो बोला गया है वन ऑफ द मोस्ट नोबल एंड मोस्ट सबलाइम पोएम which either this age or nation has produced, who said
दिस अबाउट पैराडाइज लास्ट। बोला गया इस युग या राष्ट्र द्वारा रचित सबसे महान और सबसे शानदार कविताओं में से एक है। पैराडाइज लास्ट के बारे में ये किसने कहा? तो ये ड्राइडन के द्वारा बोला गया। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सबसे महान और सबसे शानदार कविताओं में से एक। ये पैराडाइज लास्ट की महानता और उसके ग्रैंड्योर, उसकी भव्यता को दर्शाता है। इस युग या राष्ट्र द्वारा रचित, इसका मतलब ये है कि कविता किसी भी समय या देश की श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती हैं। तो जॉन ड्राइडन का विचार था कि ये जो पैराडाइज लास्ट है वो विश्व साहित्य की महानतम कृतियों में से एक है। ये मिल्टन की काव्य प्रतिभा और उनकी इपिक शैली की प्रशंसा की जाती है इस यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा ड्राइडन। तो टिक कर दें ये लोग। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बोला गया, हु कॉल्ड स्पेंसर आवर सेज एंड सीरियस पोइट? स्पेंसर को आवर सेज एंड सीरियस पोइट किसने कहा? तो ये मिल्टन ने ही कहा था। आवर सेज एंड सीरियस, सेज का मतलब होता है बुद्धिमान, कोई साधु महात्मा, ठीक है, और सीरियस का मतलब गंभीर, यानी कि स्पेंसर को एक महान और गंभीर कवि बताया गया है। ठीक है, तो जॉन मिल्टन ने स्पेंसर को क्या बताया? एक महान और गंभीर कवि। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। सी ऑप्शन हो जाएगा मिल्टन इन पैराडाइज लास्ट हु कॉल्ड स्पेंसर ओल्ड सेज एंड सीरियस पोइट।